आईटी वाले हैं सेल्स में बैठ जाते हैं, सेल्स वाले आईटी में बैठ जाते हैं, ऑब्वियसली उसमें जाएंगे प्रेशर आएंगे, वो नेगेटिव प्रेशर है। अगर मैं सेल्स मार्केटिंग में मेरा स्पेशलाइज, मैं सेल्स में जॉब करती हूँ, मुझे प्रेशर है, मेरे पढ़ में पता है। फोकस करने के लिए ऐसा ये है कि आप आओ, अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि घूमना जो मतलब ट्रैवलिंग करना ये बैड थिंग है। अगर किसी को ट्रैवलिंग करना है तो ट्रैवलिंग कर सकता है, बट उसको सेकेंडरी में रखें ना, पढ़ाई करें, सैटरडे को निकल जाए, सैटरडे से ट्रैवलिंग कर सकता है। किसी को अगर ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स कर, किसी को कहीं और जाना पसंद है तो वो करे, लेकिन एज अ प्राइमरी को नहीं, एज अ सेकेंडरी को। तो ये अपने ऊपर है, ये अपने ऊपर है। आपको डिसाइड करना है। कॉलेज आने वाले हैं, उससे पहले आपने देखा होगा जब चुनाव करे उसमें जो चीज़ कॉलेज आने के बाद पता चलता है लड़कों को कि नहीं मुझे मुझे ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन वो करे वो चीज़ें, इतनी सारी चीजें जो होती हैं, सारे क्लब्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अगर वो चीज़ें नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? रिसेंटली अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, चाहे वो आईटी फील्ड हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल साइंस हो, एलाइड किसी भी सेक्टर में अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको जाना है तो इंग्लिश मस्ट, कम्युनिकेशन इंग्लिश होना ही होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है और एक समय पे जाने के बाद अगर आपको चीज़ मिल जा रही है तो बीइंग सक्सेस मेरे लिए वही चीज़ है। Hello and welcome to Vichar Vimarsh. This is your host and dost Gunjan Mandhari, and today's podcast, today's episode is going to be a special one. वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है और उसमें जो मेहमान आने वाले हैं, उसमें जो गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, आई हैव सीन हिज जर्नी एज हिज जूनियर, बिकॉज वो हमारे ही कॉलेज से, हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट आज हुए हैं। टुडे वॉज हिज कॉन्वोकेशन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट जिसमें मिक्स्ड फीलिंग्स रहने वाली हैं, जिसमें मिक्स्ड काइंड ऑफ इमोशंस रहने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट might turn out to be a wholesome kind of podcast, and we're looking forward to it very eagerly, very positively, and like joining us today we have is Mr. Ankit Kumar Rai and Mr. Pawan Yadav, who is a graduate now. Both of them are graduate now, who are my seniors, and they have walked down the stage for the convocation, and today we are going to talk about a hell lot of topics कि उनको challenges क्या क्या face हुए अपने college years में, the moments that they have cherished forever throughout their college years, and क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी अपने कॉलेज से और क्या क्या चीज़ें वो लेकर जा रहे हैं, कौन से प्रोफेसर उन्हें अच्छे लगते हैं, कौन से प्रोफेसर उन्हें नहीं अच्छे लगते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो I don't think so that we have to waste any further time to give an intro more about them. तो चलिए बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं with we are having today Mr. Ankit Kumar Rai and Mr. Pawan Yadav on exclusive on Vichar Vimarsh podcast channel. मेरा नाम पवन यादव है। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, जो जिसे आप मिथिला क्षेत्र से भी जानते हैं, मिथिला रीजन से जानते हैं, जहाँ की जो मुख्य भाषा है वो मैथिली में बोली जाती है। और बिहार में सिर्फ मैथिली बोली जाती है कि कितने प्रकार की भाषाएं होती हैं? हाँ, बिहार में विभिन्न प्रकार के भाषा, अगर मुख्य रूप से आप देखें तो मैथिली और भोजपुरी है, बट लेकिन वहाँ पे और भी बोले जाते हैं, जैसे मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, अंबिका हो गया, अनग हो गया, ये 4-5 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है बिहार में। बिहार को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मगध हो गया और एक मिथिला रीजन हो गया। जैसे पटना के साइड जो आप आरा, भोजपुर जो होता है, ये सारे मगध की रीजन आती है। जैसे मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सभी मिथिला क्षेत्र में आ जाते हैं। मतलब इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि गंगा के इस पार और उस पार डिवाइड है, बीच से जो दोनों क्षेत्र में डिवाइड है। तो भोजपुरी या मैथिली में कुछ अगर बोलना हो तो क्या बोलना चाहेंगे? जैसे अगर भोजपुरी तो नहीं अच्छे से बोल पाऊंगा, मैथिली में कोशिश करूंगा बोलने। अगर आप बोल पाए, लाइक क्या बोलूं बताइए आप? कोई गाना हो या कुछ भी ऐसी कोई लाइन दिमाग में आ रही हो जो काफी फेमस है वहाँ पर। ज्यादा फेमस मैथिली में ये होता है, सबसे स्वीटेस्ट जो सुनने में लगता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पत्नी अपने हस्बैंड को कुछ भी देता है, सपोज चाय देता है मॉर्निंग का, तो ऐसे बोलते हैं एजी ले लीजिए, मतलब एजी यहाँ पर चाय लो लिया। सबसे सुंदर यही सुनने में आता है, मतलब अच्छा लगता है अगर आप हर शब्द के पीछे जी लगाते हैं। हाँ, जी लगाते हैं। जैसे सपोज लखनऊ में हम सुनते हैं, लखनऊ में करा जाता है। लखनऊ में तो वो भोजपुरी को मिक्स करके, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पापा को, अगर मेरे पापा को यहाँ कॉन्वोकेशन में बुलाना रहता है, सपोज आज हमारा कॉन्वोकेशन था, इसमें अगर हम अपने पापा को बुलाना रहता है तो हम अपने पापा को ऐसे बोलते, पापा आज आए हमारे कॉन्वोकेशन से, आज चलवे की हमारे सामने कॉलेज, तो इस तरह से बोले, मतलब छी, अच्छा, हाँ, जना छी हो गया, अच्छी, ये सब मिथिला रीजन में यूज किया जाते हैं मैथिली भाषा में। और आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे थे यहाँ पे? मैं क्वांटम से यहाँ से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यूइंग कर रहा था। और अभी इस समय पर यू आर पास आउट, राइट? या अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं पीजीडीएम कर रहा हूँ, मैनेज हैदराबाद से, और साथ साथ मैं अपना एक स्टार्टअप भी चला रहा हूँ जो इको फास्ट एग्री सॉल्यूशन के नाम से चल रहा है। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में
ऑलरेडी नोन है, हमारे स्टार्टअप्स अच्छे काम कर रहे हैं और इसमें हम सर्विस बेस्ड एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म दोनों पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप्स में ऑलमोस्ट आप नॉर्थ इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है हमारा वहाँ टाइप है, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ भी हम टाइप कर चुके हैं और मोर देन 2 कॉन्फ्रेंस हम लोग इंटरनेशनल 2 कॉन्फ्रेंस हम लोग अभी तक कर चुके हैं और भी अभी प्लान है हमारे, अभी दिसंबर में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है हमारा कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश भोपाल में, जहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान जी भी चीफ गेस्ट में आ रहे हैं। तो इस तरह से और हमारी कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी है हमारे स्टार्टअप्स की खुद की, जो जैसे जैगरी हो गया, देसी खान, ऑर्गेनिक घी, हनी, ये सब हमारी चल रही है। मेरा नाम अंकित कुमार राय है एंड मैंने अपनी क्लास 10th विवेकानंद पब्लिक स्कूल से की है और क्लास 12th मैंने दिल्ली मॉडल पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद मैंने 2020 में जाकर मैंने क्वांटम विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखा और सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर R&D के बारे में मैंने जाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से की जाती है और उसको किस तरीके से हम लोग अच्छे ढंग से कर पाएँ, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे जान पाए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने कुछ हॉबीज रही हो कॉलेज के समय? हॉबीज़ मेरी जो सबसे बड़ी थी कि पेपर राइटिंग पेपर्स सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है यहाँ पर सीखने का, क्योंकि बचपन से मेरी आदत थी कि मैं कुछ चीज़ें लिखने का मन करता था, कोई भी चीज़ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मुझे लिखने के मन करते थे। लाइक कोई भी चीज़ें मैं देखता तो सवाल आते थे कि ऐसा इसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। प्रॉब्लम किसी भी फील्ड से हो सकती है, वो प्रॉब्लम किसी फील्ड से भी हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर से जो हमारे रिलेटेड सारी चीज़ें होती है उसमें होती क्या है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो चीज़ें जानते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको किस तरीके से किया जाए और अच्छे इफेक्टिव वे में किया जाए ताकि उससे हम लोग रिजल्ट हम उससे अच्छे कर पाए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि फार्मर्स को हमसे ज्यादा पता रहता है कोई चीजें क्या कर रहे हैं और क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करना अच्छे ढंग से उन्हें सीखना ये सबसे बड़ी चीजें होती है। तो क्वांटम विश्वविद्यालय में आने पर सबसे बड़ी चीजें यही, यहाँ के जो हमारे सर थे उन्होंने हमें पहचाना कि नहीं हमें ये सारी चीजें आपके अंदर ये चीजें आप ये कर सकते हो। हम लोगों ने यहाँ उस चीज को निखारा और निखारने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब टीचर्स का सपोर्ट था, बहुत ज्यादा। अगर नहीं होता तो कर पाते? विदाउट सपोर्ट तो नहीं, वो चीजें हमारे पास आ ही नहीं पाती जो चीजें हम लोगों आज हम लोगों ने वो अनुग्रहण कर रखा है। Are you talking about the resources or the support? No, resources and support both from the university and the teachers. Joining us, we have with us Mr. Ankit Kumar Rai and Mr. Pawan Yadav on Vichar Vimarsh exclusive podcast. Firstly, स्वागत है आप सभी का and congratulations. Today आज आपका convocation था. Congratulations on this incredible journey of years and years of hard work, dedication and growth. And welcome to Vichar Vimarsh. Firstly, जैसे हमने बताया कि आज आपका कॉन्वोकेशन था, सो हाउ डज इट फील्स टू बी एक्चुअली ऑफिशियली भी एज अ ग्रेजुएट? इट्स सो फील प्राउड, लाइक 4 सालों की मेहनत, ब्लड, हमारी स्वीट्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे टीयर्स सारे एक साथ हमारे आज एक दिन ख़त्म हो चुके हैं। मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स, नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही है और थोड़ा और अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे जब से हमने यहाँ पे आए तो हमें बहुत कुछ हमें सीखने को हमें यहाँ मिला, जो कि सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात और हमारे ये विश्वविद्यालय के मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं ये इतने इतने सपोर्टिव हैं कि अगर आपको कोई चीज़ अगर आ रहा है तो आपको या नहीं आ रहा है, आपको 0 से लेकर आपको पूरे ग्राइंड करके आपको यहाँ से ले जाते हैं। बिकॉज जब मैं यहाँ पर दाखिला हमने यहाँ पे लिया था तो हमने बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती थी, बट एज अ एडमिशन लेने के पास ही जैसे होती क्या है कि जैसे हम लोग और जगह यूनिवर्सिटी से हम एडमिशन ले लेते हैं, देन वहाँ का बहुत सारी चीज़ें होती है कि बच्चों के ऊपर 100 हैं 120 हैं तो बच्चे को उतना ध्यान जाता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ सबके लिए मेंटोर्स थे जो कि पहले से साइंड हुए रहते थे, और मेंटोर्स ऐसे कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, आपको कोई भी चीज़ अगर दिक्कत हो रही है तो वो चीज़ों के बारे में वो आपको समस्याओं को सुनते थे और अच्छे तरीके से उनको आपको बताते थे। लेकिन जैसे आपने एक लाइन बोली, वाक्य बोला आपने कि जहाँ पर 120 या 110 बच्चे होते हैं वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन वहाँ का ये रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़्यादा दूर की ना लूँ, अगर मैं आसपास की यूनिवर्सिटीज़ लूँ, देहरादून की लूँ, ग्राफिक एरा ले लूँ, उत्तरांचल ले लूँ, वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सेक्शंस हैं एक ही कोर्स के, तो कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि जहाँ पर ज़्यादा कॉलेज का नाम होता है, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं, वहाँ प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी आती है। बिकॉज यू बीइंग अ ग्रेजुएट
आप प्लेसमेंट्स में बैठे होंगे या आपने प्लेसमेंट्स कहने के अपने दोस्तों लोगों की देखी होगी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस कॉलेज में जिसका ज़्यादा नाम नहीं है, जहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं क्लास में, वहाँ पर प्लेसमेंट्स कम आती हैं। प्लेसमेंट्स कम आना ज़्यादा ना ये निर्भर नहीं करता है, निर्भर इस पे करता है कि 50 की स्ट्रेंथ या 100 की स्ट्रेंथ। 100 की स्ट्रेंथ बच्चों की है, लेकिन उसमें से 10 बच्चे भी स्किलफुल नहीं हैं, लेकिन 50 की स्ट्रेंथ है और 40 बच्चे स्किलफुल अगर हो रहे हैं, 50% भी अगर हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर ठीक है 120 बच्चे हैं, लेकिन 120 बच्चे हैं, उनको बैठने के लिए ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह चाहिए। एक टीचर 120 बच्चे पे ध्यान कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर छोटे छोटे अगर सेक्शंस में अगर रहेंगे तो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। एक टीचर ज़्यादा सेक्शन कम बच्चे रहेंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। ज़्यादा ध्यान देने से क्या होगा कि जो भी हमारे बच्चे रहेंगे उनको ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे सोल्यूशन उन्हें मिल पाएगा। लेकिन ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि 120 बच्चे रहते हैं, अगर आप उन्हीं 120 या उन्हीं 150 बच्चों को आप डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, मान लो 30 के आप सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए, 40 के, तब भी इक्वल अटेंशन दे सकते हैं। देन आपने डिवाइड तो किया ना सेक्शन में, तो वही तो आपको बताना चाह रहा था कि अगर डिवाइड होगा तो तब होगा, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। एक टीचर 120 बच्चों को अगर संभालेगा तो 120 बच्चों की 120 प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो कितने बच्चों को प्रॉब्लम सुन पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर स्पेसिफिक अलॉट कर दिए जाते हैं 30 to 30, इससे ज़्यादा उनको स्पेस मिलता है और ज़्यादा वो ग्रोथ भी कर पाएंगे। टीचर्स भी उनकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और बच्चे भी अपने बात इंटरेक्शन, और सबसे बड़ी बात बच्चे भी अपने खुलकर अपने मन की बातें उनसे कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। और क्वांटम में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेंटर असाइंड होते हैं उनसे बच्चे अपने खुद की बातें कर सकते हैं, ये जो सबसे बड़ी बात है। कोई क्वालिटी आपने देखी हो, आप दोनों में से कुछ भी आपको कोई क्वालिटी लगी, आपको भी क्वालिटी लगी हो जो यहाँ के प्रोफेसर्स में है, जो कहीं ना कहीं, बिकॉज अब आप आफ्टर द कॉलेज यू हैव सीन, चाहे कुछ महीने बीते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक आउटर वर्ल्ड देखा है, तो वहां जाके बाकी लोगों से मिलकर आपको ऐसा क्या लगा जो यहाँ के प्रोफेसर्स में है, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करा है इन सम ऑफ द अदर मैटर? जहाँ तक वैसे प्रोफेसर्स की बात करें यूनिवर्सिटी में फैकल्टी सपोर्ट की, जो आपको बेसिकली अभी जैसे मैंने ग्रेजुएट क्वांटम से हुआ, अभी मैं PGDM परस्यूइंग कर रहा हूँ, और भी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी हाँ दूसरे हैदराबाद, मैनेज हैदराबाद से कर रहा हूँ। अच्छा कॉलेज है। हाँ, ABM के लिए नंबर 1 कॉलेज माना जाता है उसे, इंडिया के नंबर 1 माना जाता है। इससे करें इंटरेस्ट है, इससे करते हैं इंटरेस्ट है ABM में, इसलिए कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करनी पड़ती है, तभी एडमिशन होती है वहाँ पे। कौन से एंट्रेंस एग्जाम में रहते हैं? उसका जैसे CMAT वगैरह होती है, GMAT होती है, उसके बेसिस पर। तो वो दिसंबर से शुरू हो जाता होगा? हाँ, दिसंबर से। अभी नवंबर में कैट की पेपर हुई थी, उस पे भी जाते हैं, फिर जब जनवरी में CMAT की पेपर आएगी, उसके बेसिस पे फिर फरवरी मार्च में GMAT की। नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज मुझे नहीं पता इन एग्जाम्स के बारे में, ना मैंने कभी दिया है, और ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद इस बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, जो कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे, जो परस्यू करना चाहते होंगे। तो बेसिक प्रोसेस, क्योंकि आप इससे गुजर चुके हैं, तो बेसिक प्रोसेस क्या रहता है ये एग्जाम देने का? कैसे आपको एडमिशन फॉर्म कौन से महीने में आता है, कैसे प्रोसेस? जैसे अगर आप कैट के बेसिस पे जा रहे हैं एडमिशन के, आपको कैट का एग्जाम देना है, तो उसकी नोटिफिकेशन आती है अगस्त के टाइम में, फॉर्म आती है फिलअप करने की। हर साल अगस्त में? हाँ, हर साल अगस्त में। वही 5-10 दिन की डिफरेंस रहती है, प्रॉपर 25-30 दिनों की टाइम मिलती है फॉर्म फिलअप करने की। फिर उसके बाद नवंबर में आपकी एग्जाम होगी, फर्स्ट वीक में नवंबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद दिसंबर में आएगी रिजल्ट, दिसंबर में रिजल्ट, और CBT बेस्ड रहती है। हाँ, ऑफलाइन नहीं होती है, CBT बेस्ड रहती है। सेंटर लगता है इसमें? क्या होता है? सेंटर होती है इसकी डिफरेंट इंडिया, पैन इंडिया में इसकी डिफरेंट सेंटर होती है। वो अपने पर्सनल आप चॉइस कर सकते हैं किस सिटी में हमको कर सूटेबल हो, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। और दूसरा CMAT होती है, जो उसकी भी फॉर्म नवंबर में आती है, फिलअप करने के जनवरी में उसकी एग्जाम होती है। फिर GMAT की पेपर मार्च में होती है, 1 महीने मार्च में होती है, तो फरवरी में, मतलब 1 महीने पहले उसकी आती है फिलअप करेंगे। बट इसकी प्रिपरेशन आपको काफी टाइम पहले से करना है। अगर आप चाहोगे 2 महीने में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जा रहे हैं, दे रहे, तो यू विल बी ऑल्सो अचीव, बट इट्स टू मच हार्ड फॉर एवरीवन। सभी नहीं कर सकते इतने जल्दी 2 महीने में। आपको क्या कैट के लिए जा रहे हैं, पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आप जा एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो काफी हार्ड है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की सिलेबस भी आती है। अब स्पीक जैसे ग्रेजुएशन आप कंप्यूटर साइंस करिए, मैं एग्रीकल्चर कर, सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड में ही पढ़ना था। बट अगर आप कैट कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, तो उसमें आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश से काफी सारे सब्जेक्ट कैटेगरीज रहती है, आपको स्ट्रेटजी पहले ही बनानी होती है। अगर
कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपको गवर्नमेंट के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। काफी ज्यादा हाँ, प्रिपरेशन। अगर आपको मैनेजमेंट एंड हायर स्टडीज में जाना है तो उसके लिए भी आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, वो भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको किस डोमेन में जाना है, स्पेसिफिक होना है, उसके लिए आप तैयारी कीजिए पहले से। कैट के लिए करें तो आप कैट के लिए कीजिए, यहाँ पे स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक रहेगा तो एग्जाम क्लियर फोकस है। फोकस है। उसका कट ऑफ क्या रहता है? इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन की ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, कट ऑफ नहीं कर सकते, Fix नहीं रहता। परसेंटाइल आप कर सकते हैं। मिनिमम आपको अगर IIM चाहिए तो 99 प्लस चाहिए, 99.99 भी रहे तब जाके मिलता है। मतलब पॉइंट पर भी पॉइंट पे भी होता है। जी एब्सोल्युटली, अगर IIM चाहिए आपको इंडिया किसी भी IIM में आपको जाना है तो 99.99798 इतना तो लाना ही लाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल FMS दिल्ली में जो है वो भी IIM के अंदर आती है, उसके उसमें आपको एडमिशन लेना है तो परसेंटाइल 99.4 एटलीस्ट होना चाहिए। तो जरूरी लगता है, जैसे काफी ज्यादा हाइप है कॉलेजेस, जैसे आपने बोला टॉप नॉच कॉलेज है, यहाँ टॉप नॉच कहीं ना कहीं उनका हम ये कहते हैं मार्केटिंग कह दें तरीके की या कुछ भी कह दें, लेकिन एक उन्होंने हाइप बनाई हुई है अपनी मार्केटिंग नहीं इन द एक्चुअली फील्ड ऑफ कॉलेजेस। लेकिन आपको लगता है कि इज दैट हाइप मोर पावरफुल और मोर इम्पैक्टफुल, या कहीं ना कहीं अगर किसी को पढ़ना हो कहीं भी पढ़ लेगा, जरूर थोड़ी इतनी, क्योंकि उनकी फीस भी ज्यादा रहती है। बट वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती है ना बात, जैसे अगर आप IIT की लेकिन बात अगर हम बाकी ज्यादा देखें, DU देखें या बाकी कुछ भी हम कोई कॉलेजेस देखें टॉप नॉच, तो कहीं ना कहीं उनकी हाइप इतनी उन्होंने बना दी है कि कोई भी बच्चा, अगर मान लो अगर मैं एक यंगस्टर होने के नाते अगर मैं प्रेफर करूंगी तो मैं देखूंगी यार इसकी हाइप ज्यादा, मैं यहाँ जाऊंगी तो दोस्तों को बता पाऊंगी कि मैं जा रहा हूँ इतना बड़ा कॉलेज है। तो ये सिर्फ हाइप की वजह से जाता है या पढ़ाई भी वहां पर है एक्चुअली? हाइप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे वो IIT हो, चाहे एम्स हो, चाहे वो हमारा IIM, IIT इंजीनियरिंग के लिए, एम्स के लिए डॉक्टर, और हायर स्टडीज के लिए अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके लिए होता है। मेन चीज क्या होती है, कहीं के लिए भी चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वहाँ इम्पैक्ट वो तभी करता है जब वहाँ की रिसोर्सेज अच्छी होती है, टीचर अच्छे होते हैं और इन्वायरमेंट अच्छे होते हैं। तो IIM यही प्रोवाइड कराता है, आपको रिसोर्स देता है। तो आपको रिसोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है वो आपको प्रोवाइड नहीं कराती। अगर रिसोर्सेज कराती हैं तो टीचर अच्छे मिलते हैं, और टीचर अच्छे नहीं तो इन्वायरमेंट भी होता है। लेकिन IIM सब में क्या है कि आपको रिसोर्सेज भी मिलती हैं, टीचर्स भी अच्छे मिलते हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, क्योंकि इन तीनों वजह से ही कोई भी चीज़ें आगे बढ़ती है। अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो इम्पैक्ट करता है। तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि IIM सब में जो वहाँ की इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और आपको कैसे पता चला, वहां जाने के बाद पता चला है पहले से? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हाइप थी इतनी, तभी आपको लगा कि वहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा, वहाँ के रिसोर्सेज इतने अच्छे होंगे। और जो कॉलेजेस अपनी इतनी पब्लिसिटी नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, नहीं पता होता कि इतने अगर कॉलेज का पब्लिसिटी नहीं हो रहा तो शायद रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ का भी पढ़ाई इतनी बेटर होती है। दैट इज माय मेन क्वेश्चन, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी हाइप की वजह से नहीं जैसे हमारे इंडिया में से अब एक ट्रेडिशनल बने हैं कि सामने वाले के बच्चा IIT में है तो हमारा भी बच्चा IIT में जाए, सामने वाले को बच्चा IIMS में है तो हमारा भी IIMS, वो इंस्पेक्टर बना तुम भी इंस्पेक्टर बनो। तो एक हाइप सब कह सकते हैं इस तरह से। ऐसा नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खराब होता है आप वहाँ से अचीव नहीं कर सकते। मेरी भी ग्रेजुएशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हुई है, हम भी चाहते हैं तो हमारे भी ग्रेजुएशन के लिए भी हमारे एग्रीकल्चर ICR यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ भी हम जा सकते हैं, उसकी भी एंट्रेंस होती है। नहीं निकली हमारे भी, मैं खुद अपेयर एंट्रेंस के लिए, नहीं हमारे भी कहीं सिलेक्शन नहीं, किसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मैंने क्वांटम में लिया एडमिशन, फिर मैं यहीं से अचीव किया हूँ। अभी मास्टर्स के लिए मैं गया हूँ उससे, वही हाइप्स वाले स्कूल में मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नॉर्मल ग्रेजुएशन करके यहीं से सीख कर पढ़कर मैं फर्स्ट अचीव किया हूँ उसे। तो ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, जा सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खराब है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे छोटे हो बड़ा हो, तो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। पब्लिसिटी ये सब चीजें मायने नहीं रखती। आवश्यकता है या जरूरत? नहीं, जरूरत है। रिसोर्स विदाउट रिसोर्सेज कैसे किसी चीजों पर, जैसे हम कोई भी चीज के एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ से एग्रीकल्चर का करना, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं, रिसोर्सेज मतलब हमारे पास लैंड ही ना हो, ट्रैक्टर्स ही ना हो, फ्लावर्स ही ना हो, तो हम क्या एग्रीकल्चर सीख पाएंगे? ओनली सिर्फ पढ़ने से नहीं सीख पाएंगे। अगर हमारी ये चीजें, अगर नीड जो है स्टूडेंट्स की, अगर ये प्रोवाइड कराते हैं तो इम्पैक्ट करता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करानी पड़ती है। अगर ये सारी हमारी नीडफुल हो रही है, रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रही है, तो बच्चा अच्छे से ग्रो करता है, या कोई भी। जैसे आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, अ क्वेश्चन केम इन माय माइंड कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दैट एजुकेशन शुड बी टैक्स फ्री? यस श्योर, कर देनी चाहिए। हाँ यस श्योर। एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दैट अकॉर्डिंग टू यू?
एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए, ये बात उनके लिए कर देनी चाहिए जिनके पास अगर पैसों की अगर कमी हो रही है, या वैसे भी हम कर I'm सकते talking हैं about कि tax free. उसको बिल्कुल जितने भी टैक्सेस या बिल्कुल आप हाँ, या टैक्स तो फ्री होना चाहिए, या बिल्कुल जीरो टैक्स होना फ्री। अगर आप इंडिया के चाहिए। एज अ स्टूडेंट हाँ, या एज ए स्टूडेंट हाँ, अगर इंडिया जीरो की आप सेंसर अगर सर्वे के आप डाटा आप लो तो देख लो हायर स्टडी में कौन जा रहा है पढ़ने के लिए, ऑलमोस्ट मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे जा रहे हैं। उन्हें जरूरत है ना, बिकॉज ड्रीम्स उन्हें कुछ फाइनेंस, लोग इंडिया से ज्यादा प्रेफर करते हैं कनाडा जाना, बिकॉज वहाँ इजी, अब्रॉड जाना। वही बात है कि Mostly after 12th, they are pursuing, they are getting interest to pursue studies, to pursue their higher studies in abroad. they can get easily job after they are pursuing graduation from foreign in compared to India। Unemployment की दिक्कत है इंडिया में। बहुत ज्यादा दिक्कत है। जैसे भी हमारे गवर्नमेंट मोदी जी ने हमारे स्टार्टअप्स पे काम वो तो कर कहते हैं लेकिन काफी ज्यादा वो स्कीम्स लेकर आए, हाँ, काफी schemes ज्यादा to- resources लेकर आए हैं, बिल्कुल। जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई। ना इतनी जल्दी एम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो सकती। जैसे आप बात करें जैसे स्टार्टअप्स इंडिया की अभी 2015 में ही लॉन्च हुई है, अभी 9 साल चल ही रहा है, अभी 8 साल पूरे तो अभी ऑलमोस्ट स्टार्टअप्स हमारी बढ़ ही रही है। काफी सारे Boost हुए हैं स्टार्टअप startups? बूस्ट, हाँ स्टार्टअप बूस्ट हुए, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेट कम अभी नहीं हुआ है। अगर देखिए आप कंपेरिजन मार्केट में तो अभी, और नॉर्मल एक डाटा के हिसाब से देखा जाए तो हर एक साल आई थिंक 84 लाख स्टूडेंट BA BCom BSc से ग्रेजुएट होते हैं। उनमें से अगर आप देख लोगे तो प्लेसमेंट की रेशियो आई थिंक अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखें तो बिफोर कोविड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेशियो, बट इन द ईयर 2008 द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज अराउंड 5%। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इन द कंट्री। लेकिन वही अगर हम देखें तो कोविड के बाद 2024 में 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 6% हो गया, कम होने के बजाय ज्यादा हो गया। सबसे बड़ी चीजें क्या है कि हमारे पास जो चीजें रिसोर्सेज मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेजुएशन कोई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, इनसे यहाँ से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, बट आप बाहर निकल रहे हो तो अपने साथ आप लेके क्या निकल रहे हो? ऐसा नहीं कि कॉलेज आपके पास कुछ आपने पढ़ लिया और आपका प्लेसमेंट हो जाए, ये कहीं नहीं मिलता। आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपको कुछ करने का तरीका होना चाहिए, तभी तो आपको कोई हायर करेगा। विदाउट स्किल्स आपको कोई भी कंपनी क्यों हायर करेगी? अगर आपके और पास स्किल्स क्या होती है, स्किल्स लाइक कंपनी क्या देखती है? कंपनी जो सबसे, ये डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी क्या करता है। अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको देखना चाहेगा कि आपके पास रिसर्च की पावर है या नहीं है, आपके पास आपको अगर आपको क्रॉप्स मिल रहा है तो आप उसको मैनेज कर पाते हैं या नहीं मैनेज कर पाते हैं, कोई डिजीज वगैरह आ रहा है तो आप उसको समझ पाते हैं, सिम्टम्स को नहीं समझ पाते हैं। रहा बात इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं एकेडमिक वैल्यू वो देखते हैं, है ना? एकेडमिक वैल्यू अगर अभी अगर जरूरी है आपको लगता है? Yes, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मेन हमारी एज के, जैसे अगर हम हमारी एज का मतलब ये है कि मान लो 15 से लेकर 23 एज तक बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जब हम प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं तो कहने की कम्युनिकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, टू मच, और काफी बच्चों में लैक करता है। तो डोंट यू थिंक कि कॉलेज को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए? Yeah. नहीं दे रहा है कोई भी कॉलेज, या डेफिनेटली कॉलेज को तो ध्यान है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल मेन। सब्जेक्ट बनाना चाहिए कम्युनिकेशन को। या जैसे अभी अब क्वांटम में एक वेब सब्जेक्ट चल रही है, वेब क्या है? वेब जो वैल्यू एडेड प्रोग्राम है। तो अगर मेरी सजेशन आप ले या यूनिवर्सिटी तक पहुंचे तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो वेब की जगह पर, वेब इज ओके, बट मैं चाहूंगा कि वेब की जगह पे क्या करना क्या है? वैल्यू एडेड प्रोग्राम करा रहे। जैसे आपने कम्युनिकेशन की बात की ना, उसमें ये कम्युनिकेशन की क्लासेस वगैरह चलाते हैं, वो एक्स्ट्रा मतलब प्लेस नहीं ओनली पूरे ओवरऑल प्लेसमेंट डेवलपमेंट की क्लासेज है, जब प्लेसमेंट ट्रेनिंग उसको एक टाइप से प्री ट्रेनिंग ग्रूम करने की। कुछ बेनिफिट है उसका? या उसका बेनिफिट्स है, जैसे आप प्लेसमेंट में प्री प्लेसमेंट में बैठते हैं तो उससे पहले उसमें वेब में आपको सिखाया जाता है कैसे बोलना है, कैसे जैसे सपोज आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन कैसे देना, आपका सिटिंग पोस्चर कैसे होने चाहिए, कैसे बात करते हैं। लेकिन देखो, अगर मान लो मैं प्लेसमेंट में बैठ रही हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे एग्रीकल्चर की 101% नॉलेज है, तो जरूरी है कि कम्युनिकेशन आना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मान लो टेक्नोलॉजी है, मुझे मुझे प्रोग्राम बनाना है, मैं क्यों कम्युनिकेशन, उससे क्या जरूरत है? नहीं, अभी के समय में कम्युनिकेशन तो चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनियां प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर आपको 100% नॉलेज है तो डेफिनेटली आप अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो उस कंपनी में। जरूरत ही क्या है कम्युनिकेशन? कंपनी देखती क्यों है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन ये सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने ये कहा कि हाँ मुझे एग्रीकल्चर की 100% नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आपको 100% नॉलेज है, आप कंपनी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं? जैसे मैं बिहार से हूँ,
बिहार से हैं, आप उत्तराखंड से हो सकते हो, कोई तमिलनाडु से हो सकता है, मतलब आपको अलग-अलग रीजन तो अलग अलग हो सकते हैं ना, तो वहाँ की लैंग्वेज भी तो उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी। अगर मैं कहूँगा कि नहीं मैं तो अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन वो भी कहेगा कि मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ, फिर आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आप कैसे बात सीख पाओगे? अगर कोई चीज आपको करने को मिले, एक बात ही करना है आपको, तो आप कर पाओगे नहीं ना, विदाउट तो कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल कैसे हो पाएगा? मेन और मेजर मीडियम है। हाँ, मीडियम है इसलिए क्योंकि इंग्लिश ही हाँ ऐसा माध्यम है जिससे कि हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम लोगों ने मान लिया। अगर मैम अगर रिसेंटली अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, चाहे वो आईटी फील्ड हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल साइंस हो, एलाइड किसी भी सेक्टर में अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको जाना है, तो इंग्लिश मस्ट, कम्युनिकेशन इंग्लिश होना ही होना चाहिए। अब ऐसा आप नहीं बोल सकते कि एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर में इंग्लिश का क्या उतना इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर टोटली फील्ड बेस्ड जॉब है, गाँव में मतलब फील्ड में किसानों के साथ काम करना है, किसान को तो इंग्लिश आती नहीं है। बट लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो तो आपको इंग्लिश वहाँ भी जरूरत पड़ती है डेफिनेटली। तो कंपनियां को आजकल कम्युनिकेशन मेन वो देखते हैं कि ही सी कैन कन्विंस और नॉट एनी कस्टमर्स, एनी मैनेजर। अगर हम देखें तो अगर हम एक दुकान में जाते हैं तो दुकानदार से बड़ा तो कम्युनिकेटर को है ही नहीं। लेकिन वो तो अपने रीजन में रख के बात कर रहे हैं ना। आप अगर आप बात कर रहे हो कि मैं अगर आप यही चीज ओडिशा में जाके बेचते हैं, नहीं कर पाएगा ना कस्टमर। अब बिहार का कस्टमर वो The हिंदी में बात करे, language लैंग्वेज वो फेवर उसके पास है, उसके पास स्किल्स है उसको करने के लिए, लेकिन लैंग्वेज है हमारा कॉमन लैंग्वेज एक इंग्लिश है जो पैन इंडिया में चलती है, सभी समझते हैं। अगर आप तमिल के बच्चे ही यहाँ पे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, क्लास में होते हैं, तो वो हिंदी में तो समझ नहीं पाते, हमारे लोकल भाषा समझ नहीं पाते, हम उनसे टॉक किस में करते हैं? इंग्लिश में ही करते हैं। कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक कि इंग्लिश को एक मेजर मीडियम की सब समझ पाए, इससे ज्यादा इंग्लिश को एक ऐसा मीडियम बना दिया गया है जो एक स्टैंडर्ड, एक हाई स्टैंडर्ड है उस वजह से, या ओनली द मेजर मीडियम? नहीं, स्टैंडर्ड के लिए दर्शाया है बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो। मतलब वैसे जो इंग्लिश है रीजनल लैंग्वेज जो होती है, जैसे इंग्लिश जो स्टैंडर्ड है यूके के लिए है, अमेरिका के लिए लैटिन इंग्लिश वहाँ पे चलती है, यूके के लिए अलग इंग्लिश चलती है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, हमारे इंडिया में है कि रीजन टू रीजन वेरी करता है लैंग्वेज, ठीक है। बिहार के लिए अलग, उत्तर प्रदेश के लिए भी अलग है। उसको हाई स्टैंडर्ड बना दिया गया। हाँ, हाई स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया ताकि एक स्टैंडर्ड हो, ताकि सब लोग एक ही भाषा बोल पाए और कभी बैरियर ना हो, इसके लिए बनाया गया। हाई प्रोफाइल नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं कोई इंग्लिश अगर कोई बहुत बेटर, ये हमें लगता है कि हाई प्रोफाइल। अगर आप यूके वाले से पूछो क्या उनके लिए हाई प्रोफाइल है, नहीं, उनके लिए रोज के लिए भाषा। अमेरिका के लिए वही है, बट हमारे लिए वो स्टैंडर्ड है क्योंकि हमने उसको बना रखा है। अगर हम एजुकेशन की ही बात करें, यू बीइंग अ यंगस्टर एज ऑफ नाउ, तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अनअकैडमी, बायजूस काफ़ी सारे आ गए है ना। अभी हाल ही में अनअकैडमी के एक एजुकेटर से मेरी बातचीत चल रही थी, तो उनसे मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा कि लोग, बच्चे जो होते हैं वो कोटा जाते हैं, एलन जाते हैं, वहाँ जाकर पढ़ते हैं और हमें सुसाइड की काफ़ी सारे खबरें सुनने को मिलती हैं। उसी बीच जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया और PW जैसा प्लेटफॉर्म आया जहाँ पर वो 2 लाख का कोर्स 2000 या 3000 में काफ़ी अफोर्डेबल रेट में बेच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब उनको पता है कि वो केवल एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर वो बच्चों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उस समय पर उनको अपने पैसे घटाने नहीं चाहिए थे एज अ मार्केट पर्सपेक्टिव, या उनकी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की प्लानिंग है? व्हाट इज योर व्यू अकॉर्डिंग टू यू? प्राइस के अकॉर्डिंग आप पूछ रहे हो ना जी, मतलब क्यों प्राइस कम किया? बात क्या है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ने चाहते हो तो पहली चीज़ें क्या होती है कि अफोर्डेबिलिटी आपको कैसे मिलती है। मतलब आप ऑनलाइन जा रहे हो तो आप उस जगह पे तो जाके नहीं पढ़ रहे हो ना, सारी रिसोर्सेज आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं, आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको ऑनलाइन ही मिल जा रही है। मतलब आपको अफोर्डेबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बायजूस में भी हो रहा था ना? नहीं, बायजूस ने भी तो ऑनलाइन किया था ना, ऑनलाइन किया, प्राइस PW जितना नहीं है। मैं बताता हूँ बायजूस का क्या था कि जब उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले बच्चों के लिए स्टार्ट किया, फिर नीट किया, IIT किया, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने निकाल दिए और हायर प्राइसेस में निकाल। हायर प्राइसेस में निकालने का मतलब ये था कि उन्होंने पहले टैबलेट्स दिए और बहुत सारी चीज़ें दी, मतलब उनको ओवर एक्सिक्रेट किया। क्या एज अ गिफ्ट थी, क्या दी? मतलब एज अ गिफ्ट नहीं दिया, एज अ जब आप उसको पैसे देते थे तब आपको चीज़ें मिलती थी कि आपको उससे आप सीख सकते हो। क्योंकि पहले क्या चीज़ थी कि शुरुआत में जैसे हमारी डिजिटलाइजेशन जब हमारी इंडिया में हुई तो हर कोई के पास तो टैबलेट्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, उन्होंने उस समय स्टार्ट किया था
तो ये सारी चीज़ें बच्चों तक पहुंचाना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये एक मैं सोच सकता हूँ कि एक ऐसा था जिसकी वजह से उन्होंने प्राइस हाई रखा, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ, डाटा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, जो भी हमें डाटा मिलती है वो कितने कम प्राइसेस में मिल रही है, लेकिन अब जाके डाटा की प्राइसेस बढ़ रही है ना। तो उसी तरीके से जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उस समय हर लोगों के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए, तो उन्होंने वो चीज़ें प्रोवाइड कराई, लेकिन हाई प्राइसेस में कराई। लेकिन उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया ना, ऐसा पहले कोई करता नहीं था, उन्होंने पहले किया, सारी चीज़ें बताई, विजुअलाइज करके बताना। आप कोई चीज़ें पढ़ रहे हो, बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को वीडियो देखोगे, ठीक है, और उसको ऐसे तरीक़ों से विजुअलाइज करके पढ़ोगे तो ज़्यादातर याद रहेगा। बायजूस ने यही किया, सारी चीज़ों को पीडब्ल्यू ने बताया। कम पैसे क्यों कर दिए, अफोर्डेबल क्यों बना दिया? अफोर्डेबल इसलिए बना दिया क्योंकि अगर जो कोई भी प्राइसेस, जैसे मीडियम जो फैमिली के लोग हैं वो तो 1 लाख रुपए नहीं दे सकते ना। अगर उन्हें 1 लाख रुपए देने ही है तो ऑफलाइन में नहीं देकर पढ़ा सकते हैं क्या? पढ़ा ही सकते हैं वो। लेकिन पीडब्ल्यू ने क्या किया कि जितने ऑनलाइन तो किया ही, बट उसमें जो लड़कों की संख्या है ना, उन्होंने मतलब अनलिमिटेड कर दिया। ऐसा नहीं है लड़कों की कि संख्या मतलब जैसे कि उन्होंने हर एक का अलग अलग कैटेगरी बांट रखा है, जैसे कि 11-12 के लिए अलग, मुझे नहीं पता लाइक वो नीट के जो तैयारी करते हैं उनके लिए। लाइक अगर आप पीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने एक मतलब सर्वे भी किया है, उसके सर्वे भी हुई है कि मतलब हायर स्टडी जैसे 11-12 नीट या जो भी हायर कैट मैट के लिए कौन से फैमिली या कौन से क्लास के बच्चे, मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा जाए, अब भी देख रहा हूँ कि हायर स्टडी में मिडिल क्लास के बच्चे ही जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे अफोर्डेबल है अफोर्ड। इसलिए। हाँ, उन्होंने देखा कितने, जैसे आप नीट की कोटा जो बता रहे हो 4 लाख 5 लाख फीस आ रही है, वो तो सभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप यूपी बिहार के रीजन की देख लो, अगर मिडिल क्लास की फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट फार्मर है, अगर फार्मर की बच्ची का आप बोलो तो कभी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। आपने जैसे बायजूस का भी बताया कि उन्होंने टैब देना शुरू किया, तो टैब का स्कीम पता है क्या था? उस टैब का स्कीम ये था, अगर आपको उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस जो भी थी XYZ वैल्यू जो भी थी, उसके अंदर आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपकी टैब मिलेगी। ओके, आप कोर्स जितने 2 साल के आपके कोर्स है, कोर्स आप करोगे उसका फिर आपकी टैब वो रिटर्न भी जाती थी उनको बायजूस के। बट पीडब्ल्यू ने क्या किया, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि अफोर्डेबल प्राइस किया, किस रीजन के बच्चे, किस क्लास के बच्चे जरा आगे के हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं। अब देख लो JEE मेंस या नीट के लिए जा रहा है, तो मिडिल क्लास की फैमिली जा रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं जा पाते हैं। वो तो मैनेजमेंट अपने बिजनेस उसका चला आता है, तो उसको रिलेट करना चाहते थे लोग। हाँ। नहीं, और अगर वो जाते हैं तो वो दे सकते हैं, उनके पास अपने पैसे हैं। वो बेसिकली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, हर पीडब्ल्यू का मेन मकसद ये था कि सभी अफोर्ड कर पाए। जैसे अब क्वांटम के भी देख लो, फीस स्ट्रक्चर में आप देख लो, और जैसे सामने ग्राफिक रहा है, दोनों को फीस स्ट्रक्चर टू मच डिफरेंस है ना। क्वांटम की कम है या वहाँ की ज्यादा है? क्वांटम की कम है, मतलब अफोर्डेबल, आप अफोर्ड कर। अच्छा, क्वांटम की अफोर्डेबल है। हाँ, जैसे ग्राफिक करके थोड़ी हाई है। थोड़ी हाई है, जिस वजह से उसकी हाइप्स भी है ग्राफिक्स है कि जो बड़े बड़े। लेकिन बाकी आपको लगता है जैसे क्वांटम में पढ़े हुए हैं आपके ऑलरेडी आप पास आउट हो चुके हैं, आप इतने साल आपने क्वांटम में बिताए, उस हिसाब से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्वांटम की स्टडी और बाकी यूनिवर्सिटी की स्टडी सेम है, इक्वल है? ये स्टडी की मतलब एकेडमिक की बात करें अगर क्वांटम Only की, academic की तो हाँ, अगर अगर बात ओनली एकेडमिक की बात करें तो आई थिंक यूके में, उत्तराखंड में तो बेस्ट है, बेस्ट यूनिवर्सिटी एकेडमिक में, एकेडमिक में बेस्ट है। बाकी सम ऑफ द पॉइंटर्स, कुछ पॉइंटर्स आप लिस्ट करना चाहते हैं कि इस वजह से बेस्ट है? लाइक यहाँ जो क्लासेस चलती है, मैं अपने डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर के हूँ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही बेटर बता सकता हूँ। जैसे हमारी क्लासेस चलती है एकेडमिक, जो टाइम टू टाइम रेगुलर चलती है, कभी छुट्टी मतलब जो होते हैं कि चलो लेक्चर बंक हो जाए, टीचर ऑफ कर दे, ऐसा कुछ टीचर कभी नहीं किया। चाहे आप 1 बच्चे आ रहे हो या 20 बच्चे आ रहे हो क्लास में, क्लास अटेंड करना ही करना है। अगर 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है तो 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 9:05 वाली एंट्री नहीं होती है। स्पेशली मैं अपने डिपार्टमेंट को बता रहा हूँ। अपना डिपार्टमेंट? हाँ, 9:05 वाली उसमें एंट्री नहीं होती है। 4:20 तक क्लास है, 4:20 तक क्लास चलेगी। जो भी प्रैक्टिकल लैब है वो प्रॉपर रेगुलेट होती है, जो फील्ड वर्क होती है वो भी चलती है, जो प्रोजेक्ट है आपको करना है तो करना, सभी करना है। देखा है कि बेसिक चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं, बेसिक्स। जैसे हम लोगों ने इससे पहले PSRM होता है, और जैसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस, कुछ फुल फॉर्म है उसकी? PSRM का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं नाम ले रहा हूँ, जो प्लांटिका कराता है। जैसे हाँ, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जो कराते हैं, बट मैं PSRM के लिए बोल रहा हूँ। हम लोगों ने उसके 4th या 5th वाले में हम लोगों ने उसमें भाग लिया। तो होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने अदर यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी हम लोग मिले थे। बेसिक क्या है, एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर के बारे में आप समझ रहे हो, लेकिन आपके पास वो चीज़ें पता ही नहीं है कि क्या पेपर कैसे लिखना होता है या किस तरीके से काम करना होता है। ये चीज़ आपको पता ही नहीं है, आप वो पढ़ के क्या करोगे आगे जाकर? कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही चीज़ें नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जब अदर यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात किया
तो उनके पास नॉलेज थी, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी ने जो हमें बता रखा था वो मतलब इम्पैक्टफुल है, बहुत ज़्यादा बता अगर रखा आप जैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिल रही है, Practical अगर इससे exposure पीएसआरएम की बात कर रही थी ना मेरे फ्रेंड, जो प्लांट साइंस रिसर्च मीट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे 2022 हम लोग सेकेंड ईयर में थे, तो नैनीताल में नैनीताल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर हुई थी पीएसआरएम, तो हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया, दोनों साथ में पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पर हम लोग गए थे, पेपर था अपना, रिसर्च था हमारा, प्रेजेंट किए थे वहाँ पर। हमारा कंप्यूटर दूसरे मतलब मल्टीपल यूनिवर्सिटी का आ रखे थे, जैसे अगर नेम एंड फेम जैसे आप हाइप्स की बात करें तो जीबी पंत है, उसके भी थे, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एमपीयूटी के यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर हमारे थे। हम दोनों ने वहाँ पर अपना पेपर प्रेजेंट किया, उन लोगों ने प्रेजेंट किया, उन्होंने नहीं रिसर्च का पेपर था। रिसर्च पेपर्स होते हैं, मतलब आपको मतलब कोई भी टॉपिक अगर एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में किसी को रिसर्च पेपर बताना हो कि क्या होता है तो क्या है? कि रिसर्च पेपर्स ये अलग चीज़ है। रिसर्च पेपर एक ऐसी चीज़ है, तो कोई भी एक टॉपिक्स आपको है या किस चीज़ पे आप करना चाहते हैं, जैसे रोजेज या प्रोजेज पे कोई चीज़ को आप रिसर्च करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो स्मेल्स आती है वो कौन से केमिकल से आती है, या आप अगर चाहते हो कि रोजेस के कितने सारे वेराइटीज और भी निकाल सकें, वाइट ब्लैक येलो के अलावा और भी निकाल सकते हैं, तब इस पे आप इसको पहले पढ़ना होता है, जानना होता है, तब आप इसके ऊपर कर सकते हो, प्रैक्टिकल्स भी करते हो, फिर उसके बारे में, जो कि बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं जो हम लोग करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये सारे वाली बात बता रहा हूँ, चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस, जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में थे, ठीक है, तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी का, हम लोगों ने लड़कों से भी बात की, करीब 200 to 300 बच्चे आए थे। हम लोगों ने जब उनसे बात, हर यूनिवर्सिटी से आए थे, तो हुआ क्या कि जब हम लोगों ने बात किया उनसे, तो मतलब उनके पास बेसिक चीज़ें वो आ तो गए थे, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि मतलब किस तरीके से इम्पैक्टफुल लिखा जाए। एक सेकेंड ईयर के बच्चे को पता नहीं था कि इम्पैक्टफुल कैसे लिखा, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने सेकेंड ईयर में हमने इम्पैक्टफुल लिखना, हर चीज़ सीखना सीखा या सिखाया गया? हमें सिखाया गया। जो हमें सबसे बड़ी हेल्प किया गया, मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि जब हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया था तो हमारे मेंटर असाइन होते हैं, तो जो हमारे मेंटोर सर थे, इनके भी और हमारे भी, वो उनका नाम मिस्टर अजील पवार नाम है उनका, जो यूपी से हैं, सहारनपुर से। मैं उनको ऐसा जरूर बोल सकता हूँ कि उनका इम्पैक्ट या उनका टीचिंग इतना इम्पैक्टफुल हमारे लाइफ पर है, तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। उन्होंने अगर हमें वन वर्ड में बताएंगे, अगर हम अपने डिग्री का बताएंगे कि कैसा फील करें, आप ग्रेजुएट हो गए, अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा तो आउट ऑफ 10 में मैं 8, 9 तो मैं उनको ही दूंगा। और लिस्ट ऑफ मेनी पीपल, उसमें से एक नाम बोल, अंजिल पनवा, मिस्टर अंजिल पनवा, और आज उसे बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारे मतलब 4th ईयर में जाने से 1 मंथ पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, आगे के लिए कुछ बातें होंगी, मुझे नहीं पता, बट इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हमारे 4th ईयर वो हमारे साथ थे, और उन्होंने हमें ना कि हमें पढ़ाया है, बट हमें बताया भी कि किस तरीके से आपको आगे लाइफ में बढ़ना है, जो कि सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि हम उसे इसलिए पसंद करते कि मैंने वो पढ़ाया, चलो पढ़ा दिया, एकेडमी में बता दिया, क्वेश्चन आंसर करवा दिया, मैंने समझ गया, ये नहीं कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे करना है, इस फील्ड में आगे क्या करना है। ग्रेजुएट आपको एक लीड और इंस्पिरेशन, जिसको आप मेंटर, सेकंड पेरेंट वो है, और टीचर्स हमें कुछ ना कुछ सिखा के गए, बट ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि इम्पैक्ट एक्चुअली वो हमारे मेंटर थे, हमने आए थे कॉलेज में, हमारा मेंटर असाइन थे, हमारा इंटरेक्शन, अगर छोटी छोटी कुछ भी इशू आ रही है तो हम उनके पास ही जा रहे थे। हो जाते हैं कि आप एक टीचर से ज़्यादा कोऑर्डिनेट करो तो आपके इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है। बच्चे आते हैं तो उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, नई नई चीज़ें देखते हैं, अब उन्हें किस तरीके से आगे ले जाया जाए, ये काम होता है वहाँ के जो टीचर्स होते हैं या जो भी इन्वायरमेंट होता है वो होता है। हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिला, हमें अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे मेंटर्स मिले, और हमारी जितनी पब्लिकेशन है रिसर्च फील्ड की, पेटेंट की, सारे उनके अंडर ही काम किया मैंने, अपने मेंटर अंजिल सर का। आज उन्हीं के दिन की वजह से हमारे पास अब जैसे रिसोर्स और सपोर्ट पब्लिकेशंस है हमारे 17+ ऑल टुगेदर और इंटरनेशनल प्लस नेशनल, टुगेदर इट मींस कि एक पेपर हम 2 भी हैं, सिंगल भी है, तो 17+ पेपर है जो इंटरनेशनल प्लस नेशनल भी है, प्लस में पेटेंट भी हमारे नाम का है जो कि प्रोसेस्ड हो चुका है। और उसके अलावा कोई भी, अगर जैसे हम बात कर सकते हैं कि आपने पूछा था ना रिसर्च पेपर वगैरह के बारे में, ये तो हमने सीखा ही। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तो उन्होंने बताया, जैसे हमको उन्होंने समझा कि आपको जो मेंटर मीटिंग होती थी तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चीज़ में मन लगता है, हम लोगों ने बताया था कि नहीं हम लोगों को रिसर्च करना है, इस चीज़ में जाना है, इंटरेस्ट है। उन्होंने ठीक है इंटरेस्ट है तो आप लो एक पेपर पर इस बारे में थोड़ा करके आओ। उन्होंने दे दिया कि जाओ ये लिप्स है, इसको देखो क्यों येलो होता है। हम लोग पहले नहीं जानते थे क्योंकि शुरुआत में थोड़ी पता था कि नाइट्रोजन की वजह से होता है या किसी डिजीज की वजह से भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उन्होंने दिया सीखो कैसे होता है।
और हम लोग वहाँ से सीखेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप दोनों एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं एज अ यंगस्टर ऑल्सो एंड एज अ स्टूडेंट पासिंग लाइक कमिंग आउट फ्रॉम स्कूल फ्रॉम अ 12th स्टैंडर्ड, कोई भी प्रेफर नहीं करता है एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में जाना। सो व्हाट मेड यू चूज टू ऑप्ट a course as of agriculture? As I belong to middle class family. तो उस वजह से No, because we are come from Bihar and हर एक फैमिली में एक ना एक जरूर होता है जो कि खेती करते हैं, हमारे फार्मर्स होते हैं। फार्मर्स अपना हर मेहनत करता है, हर चीज़ें रिसोर्सेज को यूज करता है, बट वो उतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाता है आज के डेट पे। तो प्रॉब्लम समझ के किया या इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, प्रॉब्लम्स interest- किया। हाँ, और जैसे मेरे लिए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम्स ये थी कि हमारे यहाँ जैसे कि पहले से प्रथा, जैसे कोई भी फार्मर्स को खा सकते चले जाते हैं, अरे इस फील्ड में हमें चावल खेती करनी है, चावल ही कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, गेहूँ कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कतें दिखी? गवर्नमेंट की तरफ से तो उस समय जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था तो उस समय तो नई नई स्कीमें स्टार्ट हुई थी कि आप ये ले सकते हो। स्कीमों के लाभ मिले? हाँ, लाभ मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है हाँ, कि किसान जैसे के अभी पास आपने वो गवर्नमेंट चीज़ की स्कीम्स की बात की, गवर्नमेंट की स्कीम्स की लाभ अगर आप अभी के समय में बात करें, अगर लाभ वही फार्मर्स उठा पाते हैं जिसको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज हो, उसकी फैमिली में कोई जान है, किसी को पता ही नहीं है पता कि है क्या स्कीम आई क्या है, स्कीम्स कैसे कैसे ले ले लें, पाएगा, डेफिनेटली। कैसे ले पाएगा और कि ये भी गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स ला रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। चलो स्कीम्स ला रहे हैं, लेकिन उसके लिए एजुकेट कर रहे हैं क्या वो लोगों को जिस जगह से आप आते हैं? हाँ, डेफिनेटली। जैसे एग्रीकल्चर में एक एक्सटेंशन एजुकेशन करके सब्जेक्ट्स आती है, जिसमें बेसिकली ऑन फील्ड गाँव में जाके जैसे देखते हो आप छोटे छोटे सेमिनार्स फार्मर्स के विजिट लगाते हैं, उनको अवेयर करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है कि मतलब करा जाता आपके। है। हाँ, डेफिनेटली। जैसे एग्रीकल्चर लेकिन फिर क्यों लोग अनएजुकेटेड हैं इन चीजों के बारे में, स्कीम्स के बारे में? कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं। जैसे अभी के जनरेशन की बात करें तो वो आईटी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। जैसे अगर जैसे मैंने आपको कहा कि एग्रीकल्चर में लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इंटरेस्ट की वजह से हुए, जैसे बच्चे होते हैं कि जन्म से ही लैपटॉप मोबाइल में लगे रहते हैं, तो वो चलो इसमें ही कर लेते हैं बात कोडिंग। क्या है कि अगर आप करे हो इंटरेस्ट नहीं है, बात की बात है, बट अगर कोई भी विदाउट एग्रीकल्चर आज सर्वाइव करना, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट आने वाले 10 ईयर्स में या 15th ईयर में आप एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं बेचेगा तो आप खाओगे क्या? जैसे आपने बोला कि एआई न्यूडिटी फैला रहा है, एआई के जरिए मतलब बहुत चीज़ें हो रहा है, लेकिन अगर किसी के साथ अगर ऐसा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रखा है कि रूल्स रेगुलेशन उसने बनाए रखे हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि रूल्स रेगुलेशन क्या है। आप अगर गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशन अगर आपको मालूम होंगे, आप उससे अधिक वे में, तो क्या इसमें इफेक्टिव वे में। गवर्नमेंट की गलती है कि वो ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट नहीं करवा रही है जिस वजह से लोगों को नॉलेज हाँ। मिल पाए, या लोग खुद जानना नहीं चाहते? जैसे आपने उस चीज़ में बोला कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रही लोगों को। तो क्योंकि देखिए अगर कोई भी चीज़ें साइबर बुलिंग की बात हो या साइबर क्राइम की बात हो, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने एक अलग सेल ही बना रखा है, साइबर सेल, साइबर के लिए अलग चीज़ें हैं। जो आपको कुछ भी होती है आप उनको बताइए, विद इन द मिनट आपको सारी चीज़ें सोल्व हो जाती है। जैसे आपको कोई फेक प्रोफाइल बना लिया, आपको या कोई साइबर बुलिंग कर रहा है, चौथी वगैरह कुछ भी कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप जाके पुलिस को आप बता सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है पहले से, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस होती है, बेनिफिट्स होती है, तो उसके हार्मफुलनेस भी होती है। तो गवर्नमेंट ने ये पहले ही बना रखा था साइबर के लिए, आप ऐसा कर सकते हो, तो आप वहाँ पे जाके बोलो, आपकी हर चीज़ सोल्व हो सकती है। सोल्व हो सकती यस, बिल्कुल विद इन द मिनट हो सकती है। आपको कोई भी न्यूडिटी वाली अगर चीज़ें होती है, तो गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव चीज़ों के लिए बहुत साइबर सेल बना रखा है, आप उनको बोलो, विद इन द मिनट वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, अगर हम बात करें गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो जैसे कि आपने शुरू में ही बताया था हमें, हमारी जब बातचीत हो रही थी, कि आपने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एग्जाम पास किया, उसको दिया, पास किया, आपने पूरा उसका फॉर्मेट बताया हमें। लेकिन अगर वही देखें तो रिसेंटली देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ पेपर लीक्स, जहाँ पर हमने देखा है कि बच्चे गवर्नमेंट से पूछते हैं कि अगर वो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया है, शायद आप मेरे से बेटर समझ पाएँ कि कितनी तैयारी लगती है। इतनी तैयारी के बाद अगर पेपर लीक हो जाए एंड उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, उनको नहीं मिलती है, तो उसी बीच डू यू थिंक आपको सेफर फील हुआ, वर यू ऑन अ सेफर साइड गिविंग एन गवर्नमेंट एग्जाम, या दिमाग में था कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हो सकता है, या कहीं ना कहीं नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट का एग्जाम? कुछ ऐसा लगा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि एग्जाम नहीं देना चाहिए। एग्जाम तो हमेशा देना चाहिए, चाहे वो पेपर लीक हो तो बाद की बात है। कुछ तो डर मन में बैठा होगा कि जब ये सब न्यूज आपको देखने को मिलती है, हाँ, सुनने को मिलती है। मतलब थोड़ा बहुत तो अगर आप तैयारी करो, चलो आप बरसों से तैयारी करो, महीनों से तैयारी करो किसी एग्जाम के, और आपको
पता चला कि रिसेंटली आपसे पहले कोई पेपर होने वाली उसकी पेपर लीक हो गया, उसके जस्ट बाद आपकी पेपर है, फिर डर तो थोड़ा सा बहुत रहता है कि फिर मेरे साथ नहीं कहीं ऐसा हो जाए, मेरे टाइम में भी ऐसा, वो डर तो रहती है। दोस्त के साथ हुआ हो ऐसा? अगर अभी शायद आई थिंक यूपी कांस्टेबल वाले पेपर लीक हुई थी, हाँ। उसमें बहुत सारे केसेस आपको भी बताया, बहुत सारे हंगामा हुए थे, और बिहार में भी अभी पेपर हुई थी बीपीएससी वगैरह को, वो पहले लीक हो गई थी। तो ये 2 केसेस मुझे भी रिसेंटली पता है। तो इसका साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे आप मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा मतलब डिमोरलाइज होते हैं आप, कि निगेटिव इम्पैक्ट आती है कि इतना मेहनत करो, पेपर लीक जाती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। जैसे भी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं पेपर लीक की, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दैट इज मोर अकाउंटेबल रादर देन द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ पेपर लीक्स? बिकॉज कहीं ना कहीं जब पेपर लीक हुआ, जब ये चीज़ इतनी बाहर आई, जब पता चला, तो कहीं ना कहीं एनटीए का कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड था नहीं इस पर। जब सुप्रीम कोर्ट पर इतना मैटर चला, जब कहीं ना कहीं एक एडवोकेट हमने देखने को मिला कि अगर एक एडवोकेट ये लड़ रहा था बच्चों के पक्ष में, तो एक एडवोकेट लड़ रहा था कि एनटी के पक्ष में कि ऐसा नहीं हुआ और बच्चे गलत हैं वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। तो डोंट यू थिंक दैट एनटी इज मोर अकाउंटेबल देन द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ पेपर लीक्स? जैसे कोई पेपर लीक्स के होते हैं तो कहीं ना कहीं उस एजेंसी की भी हाथ होती है उनके पीछे। अगर तो आप उन्होंने पेपर लीक किया है, अब मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकता उन्होंने, क्योंकि मेरे पास ऐसा सबूत नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसी की तो कुछ ना कुछ पर्सन्स मिले होंगे आप तभी। सोचते हैं कि हाँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि उनके पर्सन कुछ ना कुछ उनके पर्सन उसमें इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी में। सपोज यही पेपर, अभी जैसे नीट की पेपर लीक हुई थी इस बार, वही नीट पहले अगर हम लोग के टाइम देखा जाए 18-20 के टाइम में सीबीएसई कंडक्ट करती थी, उस टाइम कहाँ पेपर लीक हो रही थी सीबीएसई नीट की उस टाइम? पहले नहीं हुई है, अभी होने शुरू हुए हैं। नीट की पेपर अभी लीक हुई है, अभी रिसेंटली इस साल लीक हुई है, आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए करवा रहे हैं, एजेंसी वगैरह की, तो पहले भी थी एनटीए पहले अगर अब देखा जाए तो पहले की जो सीबीएस जैसे नीट हो गई या जेएमएस हो, सीबीएसई कंडक्ट करती थी। अच्छा। हाँ, पहले सारे कौन से साल से हुआ एनटीए का? हाँ, एनटीए आई थिंक 2020-21 से कर रही है, कंडक्ट करवा रही है। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम, जो पहले के कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी थे वो सारे सीबीएसई कंडक्ट करवा रहे थे। तो उसके बाद एनटीए करवाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग और मेरा व्यू ओपिनियन आप पूछ रहे हो, तो कहीं एजेंसी, उस एजेंसी के पर्सन कोई ना कोई इन्वॉल्व रहते हुए तभी जाके ये चीजें होती है। अब सपोज अब पेपर लीक हुई, पेपर तो एजेंसी जैसे एनटीए तो उसका काम है पेपर कंडक्ट करवाना, एग्जाम कंडक्ट करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना। इसमें गवर्नमेंट के तो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करती है ना, एजुकेशन मिनिस्टर क्या, वो तो पॉलिसी बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, स्टेज आपको रन करना है, वो खुद तो रन नहीं करवाते हैं ना, वो तो एक शेड्यूल बना के दे देते हैं। सपोज अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी की, वाइस चांसलर है या जो भी डीन अकेडमी, वो आपको टाइम टेबल बना के देते हैं, एचओडी कोऑर्डिनेटर मेंटर वो फॉलो करते चलाते हैं। तो सेम पैटर्न वहाँ भी है ना, गवर्नमेंट तो हमें रूल्स बना के दे रही है। मैं ऐसा जरूर कहूँगा, एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ, मैंने अपने 2 साल मेहनत की और मैंने नीट के लिए अगर एग्ज़ाम दिया, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए देते हैं, नीट हटाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर वो चीज़ें लीक हो जा रही है पेपर, तो सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो तो टाइम चला गया। एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोच रहा हूँ तो वो मेरा टाइम चला गया, और जिसने लीक किया उसका 2 साल बर्बाद हो गए। 2 साल तो उसके बर्बाद हो गए ना, हमारे तो पूरे जो मेहनत किया तो बर्बाद हो गए, कुछ लोगों को चलते। लेकिन अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि नहीं जो कंडक्ट करा रहा है वो पूरा गलत है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वो चीज़ें क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अगर वो चीज़ें अगर ऐसी होती रहेंगी तो बच्चे क्यों एग्ज़ाम देंगे, वो इंस्टीट्यूशन में क्यों जाना चाहेंगे अगर ऐसी चीज़ें होती रही तो, चाहे वो एनटीए हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी में चाहे बीपीएससी, कुछ। लेकिन ये भी प्रूव नहीं हुआ है, ये प्रूफ नहीं है। हाँ। होता क्या है कि एज अ मैं स्टूडेंट या एज अ कोई अगर काम कर रहा है, मैंने कोई भी एजेंसी में जो कंडक्ट करा, तो उनके जो अंदर के जो कुछ लोग होते हैं उनके वजह से होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि वो जो करा रहे हैं पूरा एजेंसी गलत है, लेकिन वही जो कुछ लोग हैं, ये स्ट्रिक्ट रूल्स लाना चाहिए, ये उनको विचारना चाहिए। अगर ठीक है कोई स्टूडेंट्स चाहता है कि किसी के पैसे देकर किसी ने लीक करा है, जो ये पैसे दे रहे हैं और जो पैसे ले रहे हैं उनको वहाँ रुकना चाहिए, वहाँ रूल्स होने चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स अगर किसी चीज़ में अगर चली जाती है, स्टडी में अगर पॉलिटिक्स जा रही है, या एनटीए या कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं अगर पॉलिटिक्स जा रहे हैं, अगर उसके वजह से ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। क्योंकि इसके वजह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम बोर्ड का तो कुछ नहीं हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा लॉसेज जा रहे हैं वो हमें जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को जा रहे हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स को जाता है। अगर मैं नीट का एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा भी गया ना, या कोई भी अगर लीक हो रहा है तो उनका जा रहा है। तो ऐसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनको वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए, ताकि हर एक बच्चा, चाहे वो कोई भी एक बच्चा, एक ही बच्चा क्यों ना, उसका लाइफ खराब ना हो, क्योंकि टाइम वापस नहीं आ सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर हम एनटीए देखें, उसका अगर हम पूरी चीज़ देख लें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जो national को। रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि पूरी एजेंसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ परसेंट, अगर मान लीजिए अभी कोई प्रूफ नहीं है, अगर इस चीज़ का प्रूफ आता है तो दैट इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग, बिकॉज एक एनटीए जो टेस्टिंग एजेंसी है उसको देखना जो एक नेशनल लेवल पर है, अगर वही इन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स में है तो समहाउ द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन डेंजर। यस, बिकॉज हार्ड वर्किंग वी कैन स्टूडेंट्स टेक दैट। टैलेंट है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, अगर वही चीज़ें हमें नहीं मिल पाए तो आगे का फ्यूचर कुछ नहीं है फिर। तो उस पर सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, बिल्कुल सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए और जल्द से जल्द लेने चाहिए, हमारे विचार में तो जरूर लेने चाहिए, क्योंकि इस बार जो नीट के एग्ज़ाम में जो भी हुआ है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा होता है कभी भी, ठीक है, तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि लड़कों का हार्ड वर्क जाता है, उनका मेहनत जाता है, और कितने लोगों का ड्रीम्स होता है। अगर किसी के पेरेंट्स सब चीज़ें बेचकर अगर पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ें हो गए तो क्या होगा वो लड़कों का फिर, ये भी चीज़ें सोचना चाहिए ना। उन लड़कों का क्या होगा, उन पेरेंट्स का क्या होगा, जो कि सबसे बड़ी बात चीज़ है। तो ये रुकनी चाहिए। लड़कों को फ्यूचर या कोई भी अगर स्टूडेंट्स का फ्यूचर से अगर पॉलिटिक्स आ रही है तो फिर तो देश का कुछ नहीं हो तो ये सकता है। बदलना चाहिए। मैं तो यही समझता अगर हम वापस आ जाएं जो आप बात कर रहे थे आपके कॉलेज के टाइम की, हूँ। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते Connections हैं। बहुत ज़्यादा तो आजकल के अगर हम टाइम देखें तो लोग लिंक्डइन की काफ़ी बात करते हैं हाँ जी। कि लिंक्डइन से कनेक्शंस काफ़ी बनते हैं, बिल्कुल और मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर ऑन द प्लेटफॉर्म नेम्ड एज लिंक्डइन। LinkedIn। तो लिंक्डइन से कैसे कब शुरुआत हुई? जब कॉलेज में थे कॉलेज में सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज को पता ही नहीं था लिंक्डइन के बारे में, आप मतलब कैसे कनेक्शंस बिल्ड हुए? लिंक्डइन तो लाइकली जब मैंने शुरुआत की थी 2020 में यहाँ से, तो पहले फर्स्ट डे जब मेरे CRC की क्लास हुई तो वहाँ बताया गया था कि आप एज अ अगर आपको कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना है, प्रोफाइल बनाना या कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर आपको आगे जाकर मतलब किसी प्रोफेशनलिज्म में जाना है तो आपको प्रोफेशनल बनना होगा, और ये प्रोफेशनल लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो लिंक्डइन पे पाए जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही मैंने लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया था लोगों से, HR तो से। लगा कि कनेक्शन बनते हैं? हाँ, बहुत मिले। मेरे पास वैसे भी लाइकली 800 प्लस HR के कनेक्शंस हैं इस टाइम पर और 21,000 प्लस ऐसे कनेक्शंस हैं, जिसमें बहुत सारे VCs हैं, MD हैं, CEO हैं। और वो ऑनलाइन ही बने या ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन बने, लेकिन ऑनलाइन बनने के बाद मैसेज के थ्रू उन्होंने नंबर्स अपना शेयर किया, जिससे कि कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बना। लाइकली जैसे बहुत सारे VCs को हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पर्सनली हमें वो जानते हैं, जो उनसे जानने से क्या होता है, हमें अगर कभी भी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ सीखनी है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, एज ए मेंटोर के रूप में वो हमारे हैं, जो उनसे बात करते तो वो हैं। हेल्प करते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल हेल्प करते हैं। और जहाँ HR की बात रहा, अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए आप डायरेक्ट HR से बात कर सकते हो, आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे है तो आप उनसे कर सकते हो, बट ये है कि आपको इफेक्टिव वे में रखना होगा वहाँ पर भी। आपको लगता है कि लिंक्डइन अभी ओवर द इयर्स, जब जैसे आपने जब आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आए तब लिंक्डइन का इतना शुरू हुआ, या पहले से भी लिंक्डइन का था? पहले से लिंक्डइन था, बट वो प्रोफेशनल लोग ज़्यादा यूज करते थे, और स्टूडेंट्स को जानकारियाँ मेरे हिसाब से, मैं जब यहाँ आया तो बहुत कम थी, लेकिन आफ्टर कोविड। तो आपको किसने बताया इसके बारे में? इसके बारे में हमारे जो यहाँ क्वांटम के जो CRC सेल के जो पहले के प्रेसिडेंट्स थे, स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट्स ने, टीचर के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स में हेड होते हैं, उन्होंने बताया था कि लिंक्डइन वगैरह प्रोफेशनलिज्म इतना था उसका बूस्ट? उतना बूस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले ही बताया था कि अगर आप इस पे कनेक्शंस बनाओगे तो आपको जानने को मौका मिलेगा कि किस तरीके से काम चलती है कॉर्पोरेट में। अगर आपको आगे कॉर्पोरेट में जाना है या प्रोफेशनलिज्म करना है या कोई भी चीज़ आपको करना है, तो आपको एक इफेक्टिव वे में पता चलेगा, बेनिफिट्स, और उसके बाद से आपको अदर्स के जानने का भी मौका मिलेगा, अदर क्या कर रहे हैं, अच्छा वो क्या कर रहे हैं, क्या न्यू थिंग्स हो रही है, तो ये ज़्यादा सीखने को मिलता है लिंक्डइन के थ्रू। ओके, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, एक क्वेश्चन एज अ होस्ट और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी दैट एज बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि आप रह चुके हैं एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ यंगस्टर एंड बीइंग अ ग्रेजुएट, सीइंग ऑल द चैलेंजेस, और जो भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी थ्रू द कॉलेज ईयर्स, चाहे वो मोमेंट्स हो चेरिश करने के, चाहे वो चैलेंजेस हो, डू यू थिंक कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द अपकमिंग नेक्स्ट 5 years और 10 years? फर्स्ट यू सर। मैं आगे जाकर एज ए कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत चीज़ें अच्छी लगती है,
और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में प्रॉब्लम्स आते थे, तो मैं उसको सोल्यूशन देता था। बट ओवर द ईयर करते करते मुझे ये मालूम हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बूमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है इन इफेक्टिव वे में। ऐसा नहीं कि कोई हम प्रोडक्ट बना दे रहे हैं या कोई चीज़ें दे दे रहे हैं और फार्मर को बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ग्राउंड लेवल पे वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीकल्चर में आज अगर मॉडर्नाइजेशन आए तभी जाकर आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर आगे जा आएगा सकता है। मॉडर्नाइजेशन, हाँ बिल्कुल आगे, इसीलिए तो मैं एज एग्रीकल्चर कंसल्टेंट और वो बनना कैसे चाहता आ हूँ। सकता है? वो हमें ग्राउंड लेवल पे हमें काम करना स्टार्ट करना होगा। एज जैसे गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, मैं कह सकता हूँ काम स्कीम्स बता रहे हैं, लेकिन उस स्कीम्स को पहले बताया तो जाए किस तरीके से यूज हो रहा है, वो किस नहीं तरीके। अभी बताया हाँ जा रहा हाँ, वो अगर वो जाने तब तो यूज कर सकते हैं। सब्सिडीज वगैरह देते हैं, गवर्नमेंट लोन देते हैं, उनसे वो कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ के फार्मर्स एंड अगर हम कंपेयर करते हैं यूएसए या अदर कंट्रीज के फार्मर्स में, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनके फार्मर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे कंपनी हमारे कम दोनों कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट वहाँ के प्रोवाइड कर रही है उसको यूज करके एक इफेक्टिव वे में और मॉडर्न वे में उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा फायदे मिलता है। और हमारे यहाँ का जो फार्मर्स है उनको वो नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं, और साथ में स्किल्स वो नहीं आ पा रहे हैं, मतलब वो सीख नहीं पा रहे किस तरीके से। जिसकी मैंने आपको बताया कि अब बूमिंग हाइड्रो में आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, ये में आ रहा है, तो फार्मर्स को भी ये जानना जरूरी हो चुका है कि कैसे हो रही है। अगर वो ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तो खुद भी सेटअप तो कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग करना सीख जाए, हाइड्रो फार्मिंग सीख जाए, वर्टिकल ये फार्मिंग सब सीख जाए, चीजें जरूरी हैं। तो बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, इंट्रो में ही बताया था कि मेरे एक स्टार्टअप चल रही है, तो आपको ऑलमोस्ट मेरी गोल पता चल गई होगी कि किस तो फील्ड में। बिजनेस में इंटरेस्ट है। हाँ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना है। किस फील्ड में? एग्रीकल्चर फील्ड में, मेरी ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर फील्ड में और हमारे मास्टर्स भी, मैंने पीजीडीएम भी हमारे एग्रीकल्चर एबीएम में एग्री बिजनेस व्हाई मैनेजमेंट। ओनली एग्रीकल्चर? हमारे इंटरेस्ट है और हम एग्रीकल्चर में स्कोप्स ज्यादा है, आप कर सकते हैं आप। देखो जब भी आपको स्टार्टअप खोलते हैं तो कहीं ना कहीं दो चीज होती है। पहला तो ये चीज कि आपको कोई प्रॉब्लम उसमें लगी हो उस फील्ड में कि हाँ ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, या फिर दूसरी चीज ये कि आप कुछ ऐसा नया आविष्कार कर रहे हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया। तो उस वजह से आपको दो चीजों में ऐसा क्या लगा कि या तो आपको कोई प्रॉब्लम खुद आपको पर्सनली दिखी या फिर किसी दोस्त या रिलेटिव में दिखी, या आपको कुछ नया आप कुछ करना चाहते हैं जो अभी तक किसी ने भी इन्वेंट नहीं करा है? मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, मतलब कुछ चीजें जो कॉन्फिडेंशियल है वो मैं अभी लीक तो नहीं कर सकता हूँ, एक होती है सबकी अपनी पर्सनल, तो मैंने बट मैं जनरल आपको बता देना चाहूंगा कि रिसर्च की फील्ड में हमारे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। रिसर्च में अगर आप हमसे अभी भी कितने भी रिसर्च पेपर लिखवा लो, बैठे बैठे आप लिखवा लो, मैं कब 1 मिनट के लिए नहीं यहाँ से लूंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। शॉर्ट पेपर लिखने में काफी समय लगता है, 1-2 साल लग हाँ, जाते हैं। काफी समय लगते हैं, वही तो बात बता रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट ही इतना है ना, अब मुझे बोल रहा हूँ मैं सोना होना सब छोड़ दूंगा, नींद में भी आप बोलोगे मैं रिसर्च लिख सकता हूँ। तो 3 मेरे साल में आपने करीबन बताया कि अपने पेटेंट्स करीबन 17 प्लस करें। नहीं, पेटेंट एक है, रिसर्च रिसर्च पेपर 17 प्लस। 17 प्लस है जिसमें इंटरनेशनल प्लस नेशनल 3 साल में आपने 17 प्लस कैसे कर लिए? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हम सुनते भी, अगर टीचर से भी हम सुने तो एक रिसर्च पेपर आपको लिखने में करीबन आराम से, अगर आप लिखें सोच समझ के सब चीजें लिखें, तो करीबन से करीबन मिनिमम से मिनिमम 1 साल लगता है। देखिए, रिसर्च में होती है, रिसर्च बहुत टाइप्स की होती है। बेसिकली अगर आप मास्टर्स में जाओगे तो आपको डिसर्टेशन पर काम करनी होती है, सिनॉप्सिस पे काम करना है। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो, पोस्ट डॉक्टर के लिए जा रहे हो, फिर आपको वहाँ पे ओरिजिनल रिसर्च जो करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने बीएससी में जो रिसर्च किया है ना, सपोज कुछ जैसे फ्लावर है, इसमें कौन सी स्मेल है, मुझे पहले से पता है कि इसकी स्मेल आ रही है, रोज की जो स्मेल आ रही है मुझे पता है, स्मेल से मैं पहचान सकता हूँ कि ये फ्लावर रोज की स्मेल आ रही है। उसमें मैं ऐसा क्या दूसरा उसमें ऐड हम ऑन कर सकते हैं। जैसे अब रोज एक लाल होता है, पिंक होता है, व्हाइट होता है, येलो भी होता है, अब मिक्स कलर का भी ऑरेंज हम कर सकते हैं ना। मान लो अगर एप्पल कोई अगर हम फ्रिज में रखें या फ्रिज में ना हाँ। रखें तो कहीं ना कहीं वो एक खराब होने शुरू हो जाता है। खराब होने की तो शुरुआत उसके है, लिए अगर आप सॉल्यूशन लेकर आए ऐसा कुछ जैसे अभी न्यू टेक्निक, अगर ऐसे अब एप्पल को फ्रीज में रखे तो लॉन्ग टर्म तक आप कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे रखे तो जल्दी सड़ जाता है। तो जैसा पेपर का हम कर सकते हैं, जैसे हम पेपर का रिसर्च करते हैं, उस पेपर में आप फोल्ड करके उसे रखो एप्पल को, कुछ नए इन्वेंशन आप आगे करना चाहते हैं। आगे करना चाह रहे हैं So you डेफिनेटली want to be an entrepreneur. बेसिकली। Great. Being in quantum for almost 3 years, almost के पूरे 3 years, 4 years 3 to 4 years, अच्छा 4 years. yeah it's a 4 years। Okay. तो being in quantum for 4 years, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिली, जो शायद आप मानते हैं कि क्वांटम में अगर मैं ना होता तो चीजें मुझे सीखने को ना मिलती?
बेसिकली अगर आप देखें तो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीखी है, और जैसे न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, जैसे एग्रीकल्चर एक ट्रेडिशन एग्रीकल्चर चलता है, लेकिन हम लोगों ने मॉडर्न एग्रीकल्चर सीखा है कि न्यू स्मार्ट तरीके से एग्रीकल्चर कैसे, जैसे एक्वा फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, जैसे कंबाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऐसे क्रेज ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी इंडिया में बढ़ रही है। आई थिंक 27-28 तक शायद उत्तराखंड में ऑर्गेनिक स्टेट हो जाए, होपफुली गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो ये सारी चीजें, जैसे आपने ये बात करी एग्रीकल्चर की, आपने एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें यहाँ से सीखी, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल, अगर एक स्कूल का स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो अगर वो कॉलेज में एंटर करने वाला है या करने वाली है, तो बीइंग इन कॉलेज फॉर ऑलमोस्ट 4 years, ऐसी क्या चीज आपने कॉलेज में रहकर सीखी जो शायद स्कूल में रहकर नहीं सीखी, और आप एक कौन सी एडवाइस स्कूल स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि अगर वो नए कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें उनको दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर एंट्रिंग कॉलेज? फर्स्ट मेरा जो पहला जो मैं सजेशन देना चाहूंगा स्टूडेंट जो भी लाइव पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट। मैंने कॉलेज में आकर सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट। आप पहले से होना चाहिए, आपके बनेगा, आप पर डिसाइड है। पहले से भी तय करके जा सकते हो, चलो मैं 12 तक तो गेरी मारा, थोड़ा टाइम पास किया, लेकिन अब कॉलेज में आ रहा हूँ, प्रॉपर फॉलो करूंगा, रूटीन फॉलो कर। वो एक होता है बनाने के लिए बना लेते हैं, फॉलो नहीं, बट मैंने अपने पर्सनली देखा है, मैंने फॉलो की है फर्स्ट सेमेस्टर से टिल लास्ट सेमेस्टर तक, लास्ट डेट तक मैं फॉलो की है। अगर मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था ना ड्रेस में कॉलेज, मैं कॉलेज ही करूंगा, क्लास ही करूंगा, दूसरा एक्टिविटी नहीं करूंगा। अगर मैं फ्री टाइम हूँ तो दूसरा एक्टिविटी, जब खेलने जा रहा हूँ तो खेलूंगा। कंट्रोल वो आपके ऊपर, वो आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है, मेरे साथ भी आए थे। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कंट्रोल करो, आप एक गोल सेट कर लो, हमें ये करना है, तभी कर पाओगे। ऐसे क्लास 12 जैसे हम लोग छोटे शहरों में रहते हैं, बड़े चीजें देखते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, फैंसी चीजें देखेंगे, थोड़ा लगेगा कि फैसिनेट हो जाते हैं। तो आप फैसिनेट हो, ऐसा नहीं कि आप फैसिनेट नहीं हो। अगर आप मन को अगर मारोगे कि नहीं फैसिनेट नहीं होगा, तो आप वो काम भी नहीं कर पाओगे जो आप काम करना चाहते हो। ठीक है, बीइंग अ फैसिनेट आपको रहना पड़ेगा, बट फैसिनेट इन द वे नहीं कि आप अपना प्राइमरी गोल ही भूल जाओ कि आप करने क्या आए हो कॉलेज में। लेकिन फोकस कैसे रहा जाए? फोकस रहने के लिए ऐसा ये है कि आप आओ। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि घूमना, ये जो मतलब ट्रैवलिंग करना ये बैड थिंग है। अगर किसी को ट्रैवलिंग करना है तो ट्रैवलिंग कर सकता है, बट उसको सेकेंडरी में रखे ना, पढ़ाई करे, सैटरडे को निकल जाए, सैटरडे संडे ट्रैवलिंग कर सकता है। किसी को अगर ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स करे, किसी को कहीं और जाना पसंद है तो वो करे, लेकिन एज अ प्राइमरी गोल नहीं, एज अ सेकेंडरी गोल उसे। तो ये अपने ऊपर है, ये अपने ऊपर है। आपको डिसाइड करना है, मतलब कॉलेज आने वाले हैं तो उससे पहले आपने देखा होगा, एग्जाम्पल सुना होगा, उसने ये, क्योंकि कॉलेज आने के बाद पता चलता है लड़कों को कि नहीं मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन वो करे वो चीजें, इतनी सारी चीजें जब सारे क्लब्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अगर वो चीजें नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ अगर हम स्टडी कर ले उससे कुछ नहीं होगा। हमें प्रेजेंटेशन देना, लोगों के बीच बातें करना, कैसे बातें की जाती हैं, किस काम को किस ढंग से किया जाता है, किस वे में किया जाता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि या तो आप पढ़ाई कर लें या फिर आप मजे कर लें, ये चीज हमें स्कूल में भी बोली जाती है। हाँ, तो डेफिनेटली मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट, तो दोनों को मैनेज कैसे करके चल सकते हैं? अब इसमें टाइम मैनेजमेंट कर लो, 24 आवर सभी के लिए ले, ऐसा नहीं कि किसी के लिए 22 है, किसी के लिए 23 है, किसी के लिए 24, सभी के लिए, हमारे लिए भी 24। आपने बोला कि दोनों को मैनेज कर सकता है आदमी। डेफिनेटली। बट बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं हूँ, अगर मैं जब पहली बार आया था, हाँ मेरे को भी फैसिनेट लगा, हाँ किसी को भी लग सकता है, क्योंकि जो कॉलेजेस देखते हैं, बड़े कॉलेजेस, बड़े छोटे शहर से आए हुए बच्चों को तो पता नहीं होता है ना, सारी चीज़ें देखते हैं, तो देखने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं मैं ये करता हूँ, तो पहले वो करते भी, ऐसे नहीं को नहीं करते, वो करते हैं। लेकिन एज अ मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है आप स्टडी करो 2 से 3 आवर, जो भी आपका टाइम टेबल उतना तो करो, एंड उसके बाद आप करो जो आपको मन है फैसिनेट करने का, वो चीज़ें करो। कोई आपको लेकिन एक फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं अगर मैं ज्यादा पढ़ाई में रहूंगा तो मैं शायद फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा हूं। अगर एज अ कॉलेज हमें क्या सिखाता है? फ्रेंड्स बनते हैं, कनेक्शन सिखा रहा है, बाहर हम जा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्किल्स भी सिखा रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें से मिल ऐसे सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है, एज अ स्टडी हम ज़्यादा करते हैं, हाँ स्टडी में हमें टीचर सपोर्ट कर रहे थे, हमें सीखने को मिलता है। डांस वगैरह, जो डांस में तो स्कूल में भी होते हैं, यहाँ बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, तो हमें मिलने का मौका मिलता है, हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं। और कॉलेज में सबसे बड़ी बात होती है कि एक रीजन से लड़के नहीं आते ना, अदर रीजन से आते हैं, महाराष्ट्र, मैंने हर रीजन से आएगा, हर एक रीजन से लोग मिलते हैं, तो उधर का कल्चर यहाँ आता है, कल्चर हमें शायद अच्छा लग जाए, वो कल्चर वो अपनाते भी हैं, करते भी हैं, हमारी कल्चर भी उनको अच्छी लग जाती है तो वो करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैप्पीनेस, सारी चीज़ें तो हैप्पीनेस लेकर हमें आगे बढ़ना है, एज अ प्रेशर लेकर आगे नहीं बैठना है। कहीं ना कहीं ये भी रहता है अकॉर्डिंग टू मी कि क्योंकि मैं भी अब लास्ट ईयर में अपने कॉलेज के, तो
जब स्टार्टिंग में, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में पहले लोग एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वो फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप पहले 3 साल या 4 साल एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो चीज़। उसके बाद जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फोकस वो मेंटेन रहता है कि मैं देख चुका हूँ वो लाइफ कैसी है, और अब अगर मैं दोबारा उस लाइफ में एंटर हुआ हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे उस पर फोकस है। तो कहने के जब पहली बार शुरुआती दौरे में आप किसी चीज़ में आते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं आती हैं, बिकॉज हमारी जो माइंड है वो चीज़ को पहले देख नहीं रखा है। जब कोई चीज़ देख नहीं रखा जब है एक तो बार उसे- देख ली तो फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हाँ, फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग आते हैं तो हम लोग भी पहले सोच के रखते हैं ना कि नहीं हमें ये चीज़ें करनी है, हमें ये चीज़ें करनी है वगैरह वगैरह, जो भी जिसको करनी होती मैं है। एक प्रॉपर आपको टाइम मैनेजमेंट आप कर लूँगा कि शेड्यूल कर लूँगा। आप कॉलेज आ रहे हो तो कहीं ना कहीं गोल लेके ही आओगे कि मुझे ये करना। आपकी कॉलेज ही एक माँ-बाप ऐसा भेज चीज होता है जो आपको सीखने का मौका देता है हर एक चीज से। आपका बचपना वहाँ दूर होता है, आप वहाँ से Practical knowledge प्रैक्टिकल basically नॉलेज आप आते हो हाँ। और सीखते हो, हम्म। जो कि सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप वो चीज़ नहीं जान पाओगे तो लाइफ में कैसे आगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज में भी अब प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो अपने आप आता है क्योंकि आपके साथ ही आपके साथ पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ोगे, घूमेंगे तो आप भी घूमोगे, ऐसा नहीं कि आपने घूम, लेकिन हाँ मतलब हर चीज को बैलेंस करके आप चलाओगे तो आप आगे जाओगे। अगर आप सोचोगे स्ट्रेस में करके जाए तो ना आप घूम पाओगे, ना आप पढ़ पाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे। मैं ऐसा यही कर सकता हूँ कि हाँ आपको डिसिप्लिन रहना है, इन अ मैनरफुल रहना है, टाइम मैनेज भी करना है, बट इन अ हैप्पी वे। दैट इज योर एडवाइस टू द यंगस्टर्स जो Yes. स्कूल से कॉलेज में आने का हाँ। सोच रहे हैं, आना चाहते हैं। लास्टली जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन दैट अकॉर्डिंग टू यू, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू यू बीइंग अ यंगस्टर व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू? एक वर्ड में, एक वाक्य में अगर आप देखें कि इस टाइम पर सक्सेस काफी लोगों के लिए हैप्पीनेस मीन करते हैं, काफी लोगों के लिए पैसा मीन करती है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस मीन्स टू यू? फॉर मी इट्स बीइंग अ हैप्पीनेस एंड अ प्राइड। अगर मुझे एक स्टेज के जाने पर के बाद मुझे अगर लगता है कि मुझे खुशी मिल रही है तो मेरे लिए वही सक्सेस है। बट सक्सेस का मुझे मैं भी कर सकता हूँ कि अगर किसी स्टेज पे अगर मैं चला गया और हैप्पीनेस मेरे को आ रहा है, मैं काम वगैरह कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ में मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को, तो वही सक्सेस है ना। अगर आप काम करते जा रहे हो, स्टेजेस आपके बढ़ते जा रही है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं मेरे को खुशी नहीं आ रही है, मुझे और चाहिए और कुछ कोई भी आपको लेवल चाहिए, अगर लेकिन आप उस एक लेवल पे आप चले गए, आपको वो चीज़ मिल गई, तो वही तो हैप्पीनेस है। एक स्टेज पे आप चले जाओ अगर आपको लगता है तो वो स्टेज सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे किसी स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिया तो उसके लिए वो सक्सेस है, किसी के लिए होता है नहीं गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिया कोई बात नहीं, मैं कुछ और एग्जाम और निकालता हूँ, उसके लिए वो है। कोई बिजनेसमैन है सोचता है कि नहीं मैं $1 बिलियन कमा लिया, मेरे लिए यही हैप्पीनेस है। कोई सोचता है 100 बिलियन भी कमा रखा है तो उसके लिए हैप्पीनेस नहीं और वो कमा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है और एक समय पे जाने के बाद अगर आपको चीज़ें मिल जा रही है तो बीइंग सक्सेस मेरे लिए वही चीज़ है। लेकिन केवल लालच नहीं है कि अगर ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं। नहीं, इट्स नॉट अ ग्रीडी। लाइक मेरे को अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर मेरे को किसी को अगर कोई कार वगैरह खरीद रहा है, ठीक है, कोई 10 लाख के कार में बैठ के खुश है क्योंकि मुझे उतना ही चाहिए और वो खुश है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ वो है। लेकिन किसी को शौक है तो 10 नहीं 1 करोड़ की कार में बैठेगा, फिर वो सोचेगा मैं 2 में जाऊँ। तो ये तो आपके माइंड है ना जो आपको कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस है। उसको अगर रोल्स रॉयस में बैठ गया तो खत्म, उसका भी हैप्पीनेस वहीं तक एंड है। तो उसको रोल्स रॉयस में जाकर मिल रहा है, किसी को 10 लाख में ही मिल रहा है। तो हैप्पीनेस दैट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी इज बीइंग आप एक स्टेज पे जाने पे अगर आपको हैप्पी फील हो रहा है वहाँ पर तो वही हैप्पीनेस एंड प्राइड। हाँ, मेरे लिए वही। आंसर अकॉर्डिंग टू यू? मेरे लिए अगर सक्सेस की आप बात करें, अगर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं और उस फील्ड में आप अपना योगदान दो तो वो सबसे बड़ी सक्सेस है। जैसे मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चरिस्ट कहला रहा हूँ, तो मेरा यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने फार्मर्स को दूँ, अपने देश की कंट्री के फार्मर्स को बताऊँ। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि फॉरेन की फार्मर कैसे काम में प्यार, काम में अपने काम में प्यार। डेफिनेटली मुझे ऑलरेडी मुझे एग्रीकल्चर में ही प्यार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसका मैं अब बता रहा हूँ। मैं अगर मैं स्टार्टअप भी किया हूँ तो एग्रीकल्चर बेस ही किया हूँ, मैं एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में, तो मेरे लिए सक्सेस एग्रीकल्चर में ही है। मैं अब मेरा जो सक्सेस मैं उस टाइम पहुंच चाहूंगा जब मैं सोचा हूँ पालूंगा, लाइक कि मैं नेशन में कंट्रीब्यूशन दे सकूं। लाइक जैसे सुभाष पालेकर जी जो ऑर्गेनिक फादर ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग कहलाते हैं, तो इस तरह से मेरा भी कुछ है सोच, जो अगर मैं भी पालूं तो मैं उस टाइम समझूंगा कि मैं भी सक्सेस हूँ, जो कंट्री में कंट्रीब्यूशन दे सकूं मैं एग्रीकल्चर फील्ड में। और जाते जाते एक मैं बात जरूर कहूँगा, लाइक क्या है कि लोग बोलते हैं कि प्रेशर आना, हार्ड वर्क
लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा आप लाइफ के किसी स्टेज में हो, आज मैं अगर 23 का हूँ, ठीक है, या कोई अगर 60 पे है, अगर उससे रोज अगर वो नया चीज़ें नहीं सीख रहा है तो फिर वो लाइफ में वो कुछ सीख नहीं पा रहा है। मैं ये कहूँगा कि बीइंग अ प्रेशर आपको एक परफेक्ट चीज़ें सीखने को मौका मिलता है, परफेक्ट आप बन सकते हो। तो आप प्रेशर लो, हार्ड वर्क करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। प्रेशर के अंडर काम करना ज्यादा बेटर है प्रेशर के बिना? प्रेशर करना, जब तक आपके ऊपर प्रेशर आएगा तब तक आप आप काम अपने आप कैसे को निखार करोगे? नहीं पाओगे। आप हाँ, निखार कैसे कहने वो काम बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, एज अ काम आप उसको ले कैसे रहो प्रेशर को, एज अ अगर आपको किसी सीखने को मौका मिल रहा है तो आपको उसे सीखनी चाहिए। आज के डेट में क्या है, हर चीज अपडेटेड हो रहा है हर दिन। अगर हर चीज आप एक टाइप करें सब चीजें मिल जाती हैं। सब चीज, तो वही बात, अगर आप अपने आप को अपडेट करते रहोगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगा, उस नॉलेज से आप आगे बढ़ते रहोगे। एज अगर मैं किसी एक लाइफ के स्टेज पे जाकर अगर स्टैंड कर जाता हूँ तो फिर वो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है, लाइफ को बोरिंग नहीं बनाना। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, प्रेशर तो आएगी डेफिनेटली है कि आप अगर आगे बढ़ना है, वर्क अंडर प्रेशर एंड दैट मेक्स योर नॉट वर्क टू मोर मच, इफेक्टिव। नॉट टू मच प्रेशर। आप किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से आप ले रहे हो प्रेशर। आप पॉजिटिव वे में लेके आप काम करो या नेगेटिव टू यू। या आप प्रेशर आप किस काम के लिए ले रहे हो? आप कोई आपको जिस कंपनी में काम करो, मैनेजर आपको बोल दिया उस काम में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और प्रेशर आपको दे रहा है, तब आप उसको लोग हाँ यार बहुत प्रेशर मेरे को ये दे रहा है तो कैसे एक्ट कर पाऊंगा। लेकिन आपको कोई चीज में इंटरेस्ट है, वो प्रेशर दे रहा है, आप तो किसी में कर दोगे ना, वो कितना भी प्रेशर दे दे, कहेगा 6 घंटा में कर दो, 5 घंटे में कर दो, क्योंकि प्रेशर से अपने फील्ड में काम करने। जैसे अभी प्लेसमेंट की टाइम आएगी, बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं, आईटी वाले हैं सेल्स में बैठ जाते हैं, सेल्स वाले आईटी में बैठ जाते हैं, ऑब्वियसली उसमें जाएंगे प्रेशर आएंगे, वो नेगेटिव प्रेशर से। अगर मैं सेल्स मार्केटिंग में मेरा स्पेशलाइज, मैं सेल्स में जॉब, क्यों मुझे प्रेशर है, मेरे पढ़ में पता है, मैं अच्छा कर सकता हूँ उसमें। सिखाया जाता है, एक दिन पहले बताया जाता है आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है, हाँ, दैट इज वर्क अंडर प्रेशर। और आप प्रेजेंटेशन बना लेते हो और दे देते हो, फिर आपको कोई चीज कहा जाता है एक दिन में आपको ये तैयारी करके लाना है, आप कर देते हो, उसमें क्यों करते हो? क्योंकि आपको उसमें मन है ना, आप करते हो, उससे क्या होता है, आपको आप प्राउड होते हो, आपका माइंड ग्रो होता है। और जितना ज्यादा प्रेशर को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, इंटरेस्ट नॉट टू मच प्रेशर, बट प्रेशर मेक्स परफेक्ट, अगर रखेगा तभी परफेक्ट होगा मेरे हिसाब से। ग्रेट सर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या क्या सीखा ओवर द इयर्स, बट एक चीज जो मैंने देखी आपके अंदर वो ये थी कि मैंने अपनी क्लास में, जिस क्लास में मैं, जिस कोर्स में मैं परस्यू करती हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे को पता बहुत कुछ है उस कोर्स के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जितना शायद टीचर को भी ना बताओ, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आके, जैसे आपने यहाँ पे आके कितनी सारी बातें, कितने सारे टॉपिक्स के बारे में आवाज उठाई और बोला, वो हर एक पर्सन नहीं कर पाता, बिकॉज बिना, अगर आपके पास नॉलेज भी अगर आप बोल नहीं सकते तो वो नॉलेज कोई काम की नहीं है, ये मैं मानती हूँ। हमेशा सीखना चाहिए। आज हमें ये चीजें नहीं आ रही है, अगर इसी चीज में हम लोग हमेशा अगर ये करते रह गए, डेली वर्क में लाए, तो हम इस चीज को मॉडर्नाइज कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। मुझे ऐसा ही लगता है। दैट इज द पॉइंट जो मुझे लगा कि आप दोनों में है, कि अगर आप आकर इतने सारे लोगों में, अगर आपने आकर हमसे बातचीत करी और यू टॉक्ड अबाउट सेवरल टॉपिक्स जो शायद इंपॉर्टेंट थे, जिन पर बातचीत होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड वी होप कि जिस इंटेंशन से हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, टू कीप इट मोर रॉ एंड इन अ रियल फॉर्मेट, वो पूरा हुआ, and we hope to have an interaction with you in the future, in the near future too, and yeah, thank you for your time. Thank you so much to you and your channel Vichar Vimarsh. Thank you. Thank you.